कल कल हमने पेज 157 में यहाँ तक कर लिया था, इस सबको पढ़ लिया था। तो ये बताया इसमें पहले कि व्यक्तित्व जो है उसको आहार विहार व्यवहार कह रहे हैं। आहार विहार व्यवहार ही व्यक्तित्व है ना। और साथ में व्यवस्था में भागीदारी तो हो ही जाती है। और फिर ये बात हुई थी कि प्रतिभा किसको कह रहे हैं, तो समाधान को या ज्ञान विवेक विज्ञान को प्रतिभा कह रहे हैं। ठीक है, तो मैं प्रतिभा संपन्न होता हूँ और फिर भागीदारी कर पाता हूँ। तो ये जो है एक क्रम बनता है इसका। ठीक है, तो पहले मैं समझता हूँ और फिर जीने वाला कार्यक्रम जो है वो व्यवस्था में भागीदारी। बिना समझे हुए जीता हूँ तो अव्यवस्था में भागीदारी करता हूँ, या अव्यवस्था फैलाता हूँ, या अव्यवस्था को मजबूत करता हूँ, क्योंकि व्यवस्था और अव्यवस्था की क्लेरिटी नहीं रहती है ना। तो प्रतिभा संपन्न होने का मतलब हुआ कि ज्ञान विवेक विज्ञान संपन्न हुआ। फिर मैं व्यवस्था और अव्यवस्था उसको डिस्टिंक्टली देख पाता हूँ। और फिर जो है अव्यवस्था को अवॉइड करता हूँ, और व्यवस्था को स्ट्रेंथन करने के लिए जो है सारा कार्यकलाप चलता है। ये जो है इसको इस तरह से देख सकते। फिर आहार विहार व्यवहार में से व्यवहार को जो है यहाँ पर ऐसा करके शुरू किया कि इष्ट अनिष्ट उत्थान पतन ये सब जो है इसके भेद से जो है वो व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। फिर हमने बात की थी व्यक्तित्व का मूल्यांकन उसके चैतन्य पक्ष की प्रतिभा का ही मूल्यांकन है ना। तो मैंने पर्सनली ऐसा शेयर किया था कि मुझे ये, जब मैं फर्स्ट रीडिंग कर रहा था तो पूरे मानव व्यवहार दर्शन में ये बड़ा सिंपल और बड़ा इम्पैक्टफुल सेंटेंस लगा था मेरे को। कि मतलब एक व्यक्ति का जब इवेल्युएशन तो करते ही हैं हम, है ना। हम जीते हुए व्यक्तियों को हम अपने आसपास जो है उनका मूल्यांकन तो होता ही रहता है। तो पूरा का पूरा मूल्यांकन जो है एक्चुअल में चैतन्य पक्ष का ही मूल्यांकन। तो जितना हम शरीर वाले पक्ष को वेटेज ज्यादा देते हैं, उतना अपने में भी एक्सप्लोर करके देखने की जरूरत है कि मैं अभी कितना समझा। तो जितना जीने में शरीर प्रभावी रहता है, उतना जो है वो कहीं ना कहीं पे भी क्या, ऐसा नहीं कि शरीर को इग्नोर करना है, लेकिन जीवन वाला पार्ट जो है वो मूल्यांकन में अति महत्वपूर्ण है। ये जो है यहाँ पर इस चीज पे ध्यान दिलाया। फिर कुछ और शब्द आए कि चैतन्य इकाई द्वारा ही जड़ पक्ष को चलाया जाता है। यहाँ पर भी कुछ शब्द है, ये भी अब आज हम इनको डिस्कस करेंगे। तो ये जो जैसे ये आया था ईस्ट अनिष्ट उत्थान पतन, ये सारे अब नीचे करके ना ऐसे एक एक करके इनकी परिभाषाएं जो है वो लिखी हैं, तो इसको हम देख लेते हैं। आज यहाँ से हमको शुरू करना है। तो ईस्ट जो है वो कह रहे हैं कि प्रयोजनशील व सार्थक इच्छा के अनुकूल मानवीयतापूर्ण अति मानवीयता सहज उपलब्ध है ना। तो अपने प्रयोजन को समझते हुए, मानव के प्रयोजन को समझते हुए, और उसके उससे अलाइंड जो इच्छाएं हैं उनको फिर सार्थक इच्छा कहेंगे। तो उस सार्थक इच्छा के अनुकूल फिर मैं योजनाएं बनाता हूँ, फिर कुछ कार्य व्यवहार करता हूँ, फिर कुछ उपलब्धि होती है। इसको जो है वो इष्ट बोला। इसको मतलब बोला, इसको बोल रहे हैं कि गोल के रूप में गोल को प्राप्त करना है ना। और अब इसको क्लियर कर दिया और कि ये इष्ट है क्या, समाधान समृद्धि अभय सह अस्तित्व, यही इष्ट है। ज्ञान विवेक विज्ञान यही इष्ट है ना। जागृति ही इष्ट। ये इस तरह से सेंटेंस के रूप में भी, अनुभूति के रूप में भी आया है कि जागृति ही मानव का इष्ट। गोल क्या है, जागृति ही। फिर वो जागृत हो जाए उसके लिए मेरे को घर चाहिए, उसके लिए खाना चाहिए, उसके लिए स्वास्थ्य चाहिए, ये सब जो है वो मतलब फिर उससे अलाइंड होता है। अगर जागृति गोल के रूप में नहीं पहचाना जाता तो फिर गलती होने की संभावना रहती है और गलतियां होती हैं। तो इसको इष्ट बोला। और इसके जो उल्टा हुआ उसको अनिष्ट बोल दिया ना। प्रयोजनशील व सार्थक इच्छा के प्रतिकूल उपलब्ध, उसको अनिष्ट बोला। उत्थान किसको कह रहे हैं, मानवीयता की ओर गति, इसको उत्थान कह रहे हैं। और पतन जो कह रहे हैं अमानवीयता की ओर गति। हाँ, तो मेरा कार्यकलाप मेरे को किस तरफ लेके जा रहा है, मेरी दिशा किस तरफ है, उसको जो है उत्थान की तरफ है या पतन की तरफ है। तो ऐसे करके दोबारा से मैं हाईलाइट करता हूँ कि ये एक एक करके ये वाले शब्द जो है ना अब नीचे उनको परिभाषित कर रहे हैं इस पुस्तक में। तो इष्ट अनिष्ट उत्थान पतन,
ह्रास और विकास ये जो है हम बात कर ही चुके हैं। अधिक मूल्य से अलग, गुरु मूल्य से न्यून मूल्य की ओर जाना जो है वो ह्रास हुआ, और विकास किसको हुआ? न्यून मूल्य से अधिक मूल्य की ओर जो है उसको विकास करें। शोषण और पोषण क्या है? भ्रमवश किया गया कार्य व्यवहार जो है वो शोषण है, और जो जागृति पूर्वक किया गया, और जागृति में जो होगा वो मानवीयता, अति मानवीयता के अंतर्गत आएगा। तो उसके अनुरूप जो परंपरा है वो पोषण वाली परंपरा। अनुचित और उचित। तो समय, परिस्थिति तथा घटनाओं के संदर्भ में मानवीयता या अति मानवीयता का शोषण या विरोध, इसको कहेंगे अनुचित। और समय, परिस्थिति तथा घटनाओं के अनुसार मानवीयता या अति मानवीयता का पोषण जो है उसको उचित है। ठीक है, तो हर चीज जो है वो मानवीयता, अमानवीयता या जागृति या मूल्य, उनसे ही रिलेटेड जो है सारे के सारे पेयर्स जो है वर्ड्स के, वो उनके साथ में अलाइंड है। मैं अभी एक से देखा तो रश्मि जी भी ज्वाइन कर ली हैं और संध्या जी भी ज्वाइन कर ली हैं। स्वागत है जी। नमस्ते सभी को। नमस्ते नमस्ते। ठीक है, तो अब लाभ हानि क्या हुआ? कम वस्तु व सेवा के बदले अधिक वस्तु व सेवा पाना जो है ये लाभ हो गया, और हानि जो है अधिक वस्तु व सेवा के बदले कम वस्तु सेवा को पाना जो है वो हानि। तो लाभ हानि भी परंपरा के शब्द है। उसको किस तरह से कह रहे हैं कि मैं कुछ करता हूं और उसके बदले में उसके प्रतिफल के रूप में कुछ पाता हूं, तो जो प्रतिफल है वो जितना किया था उससे ज्यादा पाता हूं या उससे ज्यादा पाने की चाहना रखता हूं, तो मतलब लाभ की चाहना रखता हूं। और जितना काम किया था उससे कम मिल रहा है ना, तो उसको हानि कह रहे हैं। तो हानि जो है वो इस तरह से अव्यवस्था, शोषण भी हो सकता है, वो अज्ञानवश भी हो सकती है, और वो अव्यवस्थावश। तो फिर से देख लेते हैं, ये सारे के सारे शब्द जो है ये इनको बाबा जी ने वन बाय वन जो है वो आ, परिभाषित कर रहे हैं। तो हम अभी लाभ हानि तक पहुंच गए। न्याय अन्याय, काफी बात हुई है पूरे मानव व्यवहार दर्शन में। मानवीयता के पोषण के लिए संपादित क्रियाकलापों का व्यवहार, उसको न्याय कह रहे हैं, है ना। मानवीयता के पोषण की ओर लेकर जाएगा, उसको न्याय कह रहे हैं। संबंधों की पहचान, मूल्यों का निर्वाह, मूल्यांकन और उभय तृप्ति न्याय है ना। ये चार बुलेट पॉइंट्स हैं, ये चार बिंदुओं में न्याय को परिभाषित किया गया। संबंध की पहचान, संबंध में मूल्य है उनकी पहचान, फिर उन मूल्यों का निर्वाह, फिर मूल्यांकन के निर्वाह हुआ कि नहीं हुआ, और फिर ये एंड में दोनों पार्टीज और सब पार्टीज जो है वो मतलब वो उभय तृप्ति की ओर जा रहे हैं या नहीं जा रहे। अन्याय किसको कह रहे हैं? मानवीयता के विपरीत शोषण के लिए किया गया क्रियाकलाप व्यवहार तथा अमानवीयतावश क्रियाकलापों व्यवहार, ये अन्याय है। तो ये भी अपने में क्लियर ही है। फिर पुण्य और पाप, वो भी वही हुआ। मानवीयता, अति मानवीयता पूर्ण व्यवहार जो है वो पुण्य है, और अमानवीयता पूर्ण व्यवहार जो है वो पाप। फिर विधि और निषेध, तो सामाजिकता, मानवीयता, अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था की संरक्षण, पोषणवादी नीति, कार्य व्यवहार, इसको विधि कह रहे हैं, है ना। तो सही जीने की अस्तित्व में एक विधि है, उसको पहचाना, उसको विधि कह रहे हैं। ठीक है, और जो विधि के अनुरूप नहीं है, जिसको करने से अमानवीयता फैलती है, जिसको करने से असामाजिकता फैलती है, शोषण हो रहा है, उसको निषेध बोला, है ना। तो सामाजिकता की शोषणवादी नीति, अमानवीय कार्य व्यवहार, जीव चेतनावश किया गया समस्त कार्य व्यवहार और विचार जो है वो विधि का उल्टा हुआ, उसको निषेध है। कर्तव्य और अकर्तव्य क्या है? प्रत्येक स्तर पर प्राप्त संबंध एवं संपर्क के मध्य, संपर्कों के बीच में, बिटवीन द टू ह्यूमन बींग्स, निहित मानवीय मानवीयतापूर्ण आशा व प्रत्याशा पूर्वक व्यवहार, संबंधों की पहचान और मूल्यों का, इसको कर्तव्य कह रहे हैं। अकर्तव्य, जो हर स्तर पर प्राप्त संबंध और संपर्क के मध्य निहित मानवीयतापूर्ण आशा व प्रत्याशा का निर्वाह ना करने के स्थान पर अमानवीयतावादी आचरण जो करेंगे, तो वो उसको अकर्तव्य या अकर्तृत्व कह रहे हैं। फिर समाधान और समस्या क्या हुआ? प्रत्येक क्रिया के लिए परिशिष्ट एवं परिमार्जित पद्धति के अनुसरण में
स्थिति सत्य, वस्तुगत सत्य एवं वस्तु स्थिति सत्य का ज्ञान तथा सही क्यों कैसे का उत्तर समाधान, ये जो है इसको सबको समाधान कह रहे हैं। तो क्या क्यों कैसे इसका पूरा उत्तर जो है वो समाधान है। और जो समस्या ये समाधान को थोड़ा और क्लियर कर दीजिए भाई जी, ये समाधान जो है ना ये बार बार आया है मानव व्यवहार दर्शन में। हाँ। और इसको समाधान को जब हम देखते हैं तो ज्ञान विवेक विज्ञान के रूप में भी एक तरीके से समाधान को रखा जाता है। तो ज्ञान जो है वो अस्तित्व दर्शन ज्ञान, जीवन दर्शन ज्ञान और मानवीयतापूर्ण आचरण ज्ञान, ये ज्ञान के 3 डायमेंशंस हुए। फिर विवेक के 3 डायमेंशन जो है वो शरीर का नश्वरत्व, जीवन का अमरत्व और व्यवहार के नियम, इसको विवेक कह रहे हैं। और फिर विज्ञान जो है उसको कालवादी, क्रियावादी, निर्णयवादी, ऐसे करके ज्ञान विवेक विज्ञान, इसको एक तरह से समाधान कहा। और फिर साथ में यहाँ पर क्यों और कैसे के उत्तर को भी समाधान कहा गया है। और फिर साथ में कह रहे हैं स्थिति सत्य, वस्तुगत सत्य एवं वस्तु स्थिति सत्य का ज्ञान जो है इसको भी समाधान कह रहे हैं। जी क्यों और कैसे को थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, तो समाधान ही, क्योंकि क्यों कैसे बहुत आता है दर्शन में, और क्यों कैसे में समस्या जो, हाँ जी बिल्कुल, क्यों और कैसे का उत्तर ये समाधान है। ये काफी बार आया है और ये इसको इस तरह से भी जैसे लिखा है तो ऐसे भी देख सकते हैं। मतलब समाधान क्यों और समाधान कैसे, इसका उत्तर क्या हुआ? नहीं नहीं, समाधान क्यों समाधान कैसे नहीं, क्यों और कैसे का उत्तर ही समाधान है। जैसे एग्जांपल दे दीजिए प्लीज। तो जैसे कि संबंध क्यों और संबंध कैसे, है ना। तो संबंध क्यों में जब हम समाधानित रहते हैं तो संबंधों में मूल्य रहते हैं, उन मूल्यों को पहचानते हैं और फिर ऐसा इवेल्युएट करते रहते हैं कि जो मुझे संबंध में करना था क्या वो मैं कर पाया, क्या वो मैंने किया या नहीं किया, है ना। और कैसे करना है ये भी उसका निहित, उसमें निहित है ही, उसका इंटीग्रल पार्ट। तो काफी बार हम परिवारों में जब समस्याएं देखते हैं, क्लेश देखते हैं, तो संबंधों में करना क्या था, संबंध क्यों है, इस चीज की समझ नहीं बनी, इसलिए गलतियां हो रही हैं, इसलिए समस्या हो रही है ना। तो इस तरह से जो है काफी चीजों में आप देख ही सकते हैं। तो आपने पूछा कोई एक उदाहरण दीजिए, मैं संबंध का उदाहरण देकर के आपको बताया कि तो संबंध क्यों है ना। ठीक है। तो और फिर संबंध कैसे है, तो संबंध कैसे के लिए अपनी योग्यता बढ़ानी होगी, वो योग्यता बढ़ाने के लिए मानव व्यवहार दर्शन और पूरा मध्यस्थ दर्शन का कंटेंट है उसके लिए। शिल्पा दीदी कुछ कहना चाह रहे हैं? ये मैं कहती बड़ी रिवाइज करा दीजिए, स्थिति सत्य, वस्तुगत सत्य, वस्तु स्थिति सत्य। ओके, तो ये सत्य जो है ना, ये सत्य को भी 3 तरह से रखा गया। तो स्थिति सत्य बोला गया, ये परम सत्य है, अल्टीमेट ट्रूथ है। और इसको सिर्फ एक सेंटेंस में बोला गया कि सत्ता में संपृक्त जड़ और चैतन्य प्रकृति, है ना। तो प्रकृति में पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीवावस्था, ज्ञान अवस्था, ये हमको इस धरती पर दिखते हैं। और इस धरती से बाहर जाते हैं तो पदार्थ अवस्था तो हमको दिखती है, ये बाकी के भी जितने प्लैनेट्स हैं, हम अपने चंद्रमा को देखते हैं, कई सैटेलाइट्स को देखते हैं दूसरे प्लैनेट्स के, तो ये सब पदार्थ है, इतना तो हमको पता चलता ही है। ठीक है, वहां पर अभी प्राणावस्था आई है कि नहीं आई है, इसको वैज्ञानिक जो है अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसके ऊपर अभी रिसर्च चल रही है, एक्सप्लोरेशन चल रही है। तो कम से कम पदार्थावस्था के रूप में प्रकृति हमको दूर दूर तक दिखती है, चारों अवस्थाओं के रूप में प्रकृति हमको इस धरती पर दिखती है। ठीक है, तो सत्ता में सब प्रकृति है, जड़ प्रकृति भी और चैतन्य प्रकृति भी, इसको परम सत्य बोला। कभी भी इस अस्तित्व को स्टडी किया जाएगा तो सत्ता में संपृक्त प्रकृति पाई जाएगी, है ना। जैसे दूसरे प्लेनेट्स भी है, वहां पे लाइफ बेशक ना भी हो, मानव बेशक ना भी हो, लेकिन जो मेटीरियल ऑर्डर है वो भी सत्ता में संपृक्त है ना। ये जो है ये करोड़ों साल पहले भी सच था और करोड़ों साल बाद भी सच ही रहेगा अस्तित्व के बारे में। तो इसको स्थिति सत्य कह रहे हैं कि अस्तित्व की ये स्थिति है।
सत्ता में संपृक्त जड़ और चैतन्य प्रकृति। वो चैतन्य प्रकृति जो है वो जड़ के संयोग में जीवावस्था और ज्ञानावस्था बने, ये किसी भी प्लेनेट के इवोल्यूशन के क्रम में एक घटना हो सकती है। लेकिन बेशक जीवावस्था और ज्ञानावस्था ना भी बने तो भी चैतन्य परमाणु तो अस्तित्व में है ना। तो चैतन्य परमाणु भी है, जड़ परमाणु भी है, और ये सब जो है ये सत्ता में है, ये सब व्यापक में है। ऐसा जो है ये बार बार यहाँ रखा गया। और ये हमारे को दीदी ये महसूस भी होता है ना अपने में कि ऐसा ये ठीक भी बता रहे हैं, मतलब किसी तरह से ये रहस्य या प्रवचन में तो नहीं डूबा हुआ लगता ना। ठीक है, तो इसको बोला स्थिति सत्य। अभी वस्तुगत सत्य क्या हुआ कि अस्तित्व में बहुत सारी सच्चाइयां हैं, रियलिटीज हैं, वास्तविकताएं हैं। वास्तविकताओं को ही वस्तु बोला। ठीक है, तो हर वस्तु को समझने गए तो ऐसा पता चला कि हर वस्तु का रूप गुण स्वभाव धर्म है ना। पत्थर को देखा तो उसका रूप गुण स्वभाव धर्म है, पानी को देखा तो रूप गुण स्वभाव धर्म है, पेड़ पौधे देखे उनका रूप गुण स्वभाव धर्म है, पशु पक्षियों का रूप गुण स्वभाव धर्म है, और फिर मानव का भी रूप गुण स्वभाव धर्म है। तो हर इकाई को उसके रूप गुण स्वभाव धर्म के अनुसार पहचान पाना है ना। हर वस्तु को, हर वास्तविकता को समझ पाना, उसकी जो सच्चाई है उस सच्चाई को मैं समझ गया, तो उसको कह रहे हैं उस सच्चाई के बारे में, उस वस्तु के बारे में वस्तुगत सत्य। ठीक है, तो वस्तुगत सत्य मतलब इसको अगर हम इंग्लिश में कहें तो ऑब्जेक्टिव रियलिटी भी बोल सकते हैं। किसी ऑब्जेक्ट को लेकर के या किसी भी रियलिटी को लेकर के उसकी जो सत्यता है, उसका रूप गुण स्वभाव धर्म है, उसको समझा जा सकता है, और उसी से हमें उस वस्तु के बारे में पूरा पता चलता है। जैसे हम रूप गुण स्वभाव धर्म, तो मानव का कुछ धर्म है, जीवावस्था की इकाइयों का कुछ धर्म है, ऐसा करके हमने देखा तो हमारी काफी स्पष्टता बनी पढ़ते पढ़ते। तो इसको वस्तुगत सत्य कहते हैं। उसके बाद में क्या बोला कि हर इकाई की अपनी एक एक स्थिति है, वो उस इकाई का अपनी एक स्थिति है, उस स्थिति का विज्ञान। जैसे बच्चा है तो बच्चे की एक स्थिति है ना। कोई बुजुर्ग है, बुजुर्ग की एक स्थिति है, शरीर के अनुसार एक स्थिति है, जीवन के अनुसार एक स्थिति है। मतलब अगर हम कुछ लोगों को देख लें जो सब के सब 40 साल के हों, फिर भी उन सब 40 साल वाले लोगों की शरीर की स्थिति एक जैसी हो सकती है, लेकिन मानव रूप में उनकी स्थिति एक जैसी होगी ऐसा नहीं कह सकते। हो सकता है किसी का आचरण मानवीयतापूर्ण हो, किसी का आचरण अमानवीयतापूर्ण हो। तो हर इकाई की अपनी स्थिति है, उस स्थिति को भी समझ पाना, उसको जो कह रहे हैं उसको वस्तु। तो स्थिति सत्य मतलब पूरे एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं। वस्तुगत सत्य मतलब कोई एक स्पीशीज है या कोई एक समूह है इकाइयों का, उनके बारे में बात कर रहे हैं, है ना। उनमें से किसी एक एक इकाई की भी बात हो सकती है, लेकिन काफी बार टोटलिटी की भी बात होती है। पूरी जीवावस्था के बारे में कहेंगे तो कुछ एक उसका वस्तुगत सत्य बनता है, और फिर उसमें से किसी एक इकाई को ले लेंगे, एक शेर को ले लेंगे, एक हिरन को ले लेंगे, उनकी फिर, या मानव को ले लेंगे तो उनकी फिर वस्तु स्थिति। ऐसे करके इन तीन सत्य को जो है मध्यस्थ दर्शन में बताया। ये सबसे पहले चैप्टर 1 या चैप्टर 2 में आया था, ये तीन तरह के सत्य। तो इसको भी धीरे धीरे करके अपने में अपनी क्लैरिटी बना सकते। ठीक हुआ इतना? भैया जो जागृति का क्रम, जागृति विकास क्रम विकास, वो वस्तु स्थिति हो गया ना, फिर वस्तु स्थिति में आएगा। तो अभी जैसे हम एक ह्यूमन बीइंग के बारे में भी वस्तु स्थिति सत्य को पहचान सकते हैं कि भाई आप एक इकाई है ना। तो आपकी क्या स्थिति है, मेरी क्या स्थिति है, बाकी किसी की क्या स्थिति है, एक इकाई के रूप में भी देख सकते हैं। और अगर हम पूरी मानव जाति को देखें तो मानव जाति अभी तक भ्रमित अवस्था में थी, ठीक है, लेकिन जागृति की ओर बढ़ना चाहती है। ठीक है, अब वो हमारे पास में कंटेंट है, ठीक है, तो इसको समझकर जागृति की ओर बढ़ सकते हैं। तो अभी हमारी वाली स्थिति जो है मानव जाति को अगर हम उसकी वस्तु स्थिति से कहें तो अभी हम भ्रमित वाली स्टेज पर है, ऐसा भी हम इसको कह सकते हैं। धन्यवाद। ठीक है।
तो समाधान और फिर समस्या जो है वो अमानवीयतापूर्ण जो है, पशु मानव राक्षस मानव का कार्य व्यवहार या समाधान के विपरीत जो भी हो रहा है वो समस्या ही हो रही है। फिर आवश्यक अनावश्यक क्या हो गया, मानवीयता और अति मानवीयता की ओर प्रगति। तो बेसिकली सब पेयर्स को अगर हम देखें ना तो वो आप पोषण शोषण, मानवीयता अमानवीयता, जागृति और भ्रम, समाधान समस्या, इस ऐसे करके ही जो है ना उनको कैटेगराइज कर रहे हैं। तो आवश्यक भी क्या है, मानवीयता अति मानवीयता की ओर प्रगति जो है वो आवश्यक है, और उसके अपोजिट में जो है वो अमानवीयता की ओर गति जो है उसको अनावश्यक कर रहे हैं। चालन क्या हुआ, त्वरण। त्वरण को मतलब ये हिंदी का शब्द है, इसको अगर इंग्लिश करना चाहे तो एक्सेलरेशन जो है ना वो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन बनता है। तो किसी और बढ़ रहे हैं तो वो बढ़ते हुए स्पीड भी बढ़ रही है, मतलब उस तरफ मैं तेजी से बढ़ रहा हूँ या उस तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ, ये जो है वो उसको चालन वाले शब्द से जो है वो इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि जागृति की ओर ज्यादा स्पीड से बढ़ रहे हैं, एक्सेलरेट हो रहे हैं, है ना, और ऐसा भी हो सकता है ह्रास की ओर भी एक्सेलरेट हो रहे हैं। ठीक है, संचालन क्या हो गया, संगठित रूप से पूर्णता के अर्थ में चालन। तो ये संचालन जो है फिर से सन शब्द से हमने कहा, पहले भी काफी बार बात हुई है कि संपूर्णता के अर्थ में जब भी कोई बात रखी जाती है, जैसे वाद और संवाद जो है, वाद मतलब नॉर्मल बातचीत, उसमें गपशप भी शामिल है, संवाद मतलब संपूर्णता के अर्थ में बातचीत। तो यहाँ पे भी एक तो चालन जो है कि वो एक्सेलरेशन है, तो कैसी, और फिर जो है संचालन मतलब पूर्णता के अर्थ में एक्सेलरेशन, तो उसको जो है वो डायरेक्ट उसको क्लियरली जो है वो पूर्णता के साथ इंडिकेट करते हैं। ठीक है, फिर कुछ और शब्द हैं, ये प्रतिसंचालन, प्रतिपालन, इनका जो है वो कुछ ऐसे खास बार बार यूज नहीं आता, इसको सिर्फ हम अभी एक बार पढ़ लेते हैं, मैंने भी इसके ऊपर ज्यादा शोध नहीं किया है अभी। तो प्रतिसंचालन मतलब संतुलित रूप में त्वरण, ओके, ऐसा मान के देख लेते हैं अभी। प्रतिपालन जीवन में व्यतिक्रम का निवारण, व्यतिक्रम मतलब जो भी हमारे डिसहार्मोनियस चीजें हैं, हर्डल्स हैं, उससे जो है एक तरह से मुक्ति पा लेने वाला काम जो उसको प्रतिपालन कहते हैं। न्याय धर्म सत्य प्रतीत होने के अर्थ में पालन, इसको प्रतिपालन कहा। परिपालन परंपरा के अर्थ में पालन। परिपोषण जीवन क्रम को जागृति सहज निरंतरता प्रदान करता है ना, तो ये पोषण की निरंतरता हो। अभी हम जब पोषण की बात करते हैं तो ऐसी बात करते हैं कि अगली पीढ़ी को हम पास ऑन कर पाए। जब परिपोषण की बात करें तो विजन के रूप में ये आएगा कि इसको हर पीढ़ी अगली पीढ़ी को पास ऑन कर पाए। इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए व्यवस्थाएं कैसी बनेगी, इसके लिए योजनाएं क्या होंगी, इसके लिए शिक्षा का कंटेंट क्या होगा, वो जो है उसको परिवर्तन। और सिमिलरली परिवर्धन जो है वो भी जीवन के क्रियाकलाप में जागृति के लिए सहयोग। चित्त परिवर्तन मनाकार में उन्नतो चित्त स्फूर्त होना। ठीक है, तो चित्त में बेसिकली जो 4.5 क्रिया तक रहता है, वहां से आगे बढ़ने के लिए एक तरह से जो है ना वो एक शुरुआत हो, मतलब उसके लिए जो है वो एक अपने में एक तीव्रता बने, और फिर जो है इवेंचुअली हमारा जो चित्रण जो है वो चिंतन के अधीन आएगा और 4.5 से 10 क्रिया की तरफ बढ़ेंगे जैसे, और पूरा होगा उस वाले ट्रांजिशन पॉइंट पर चित्त पर। ठीक है, तो ये जो था ये बेसिकली ये सारे के सारे शब्द जो हैं, फिर से आप कभी अपने में भी दोबारा पढ़िए, तो जब इसको पढ़ेंगे तो इसमें ये सारे शब्द आ रहे हैं। इन शब्दों को अगले 1.5 पेज में बाबा जी ने 1 बाय 1 इसको रखा है, तो अपने रेफरेंस के लिए ये ध्यान में रखें। ठीक है, इतना ठीक हो गया? किसी का कुछ ध्यान जा रहा हो तो बताएं इसमें से बातचीत करने के लिए। भैया जो लाभ है वो भी शोषण है, लाभ। तो दीदी जिसे कहते हैं कम देकर अधिक लेना, है ना, इसको शोषण कह रहे हैं। ठीक है, प्रतिफल को शोषण नहीं कह रहे हैं। तो प्रतिफल जो था वो क्या था, प्रतिफल तो स्वधन के अंतर्गत आता है ना। जैसे कि एक दुकानदार है, मतलब दुकानदार भी सुबह से शाम तक, मतलब काफी बार ना शुरू में ऐसी गलतियां सी रह जाती हैं, हम एक आध बार कहीं शिविर में सुनते हैं या कुछ अपने में कंफ्यूज रहते हैं, मैं भी कंफ्यूज रहा कि
उत्पादन कर रहे हैं उसको तो प्रतिफल बोला, नौकरी वगैरह को ऐसा बोला गया काफी बार, ऐसा कई बारी सेंस बनता है कि भैया उत्पादन नहीं कर रहे हैं तो फिर तो जो है वो शोषण ही है। लेकिन जब हम गहराई में समझते हैं मध्यस्थ दर्शन को, तो उसमें एक ऐसा भी एलिमेंट आता है कि जब हम व्यवस्था की दृष्टि में देखते हैं तो काफी सारे लोग उत्पादन नहीं करेंगे, इस चीज की भी आवश्यकता है। जैसे कि मुझे पंखा चाहिए घर के लिए, तो पंखा चाहिए तो पंखे का कहीं पर उत्पादन होता है। अगर हम उसको तो ठीक कह दें, लेकिन अब मेरा पंखा चल रहा है और किसी दिन पंखा खराब हो गया, अब मेरे को मैकेनिक की या इलेक्ट्रीशियन की जरूरत है। अब इलेक्ट्रीशियन ने आकर के काम किया, तो क्या इलेक्ट्रीशियन ने कोई उत्पादन किया? तो ऐसा ध्यान में आता है कि भाई अब इलेक्ट्रीशियन ने कोई पंखा बना दिया हो, ऐसा तो नहीं कह सकते। ठीक है, उसने तो कोई स्विच खराब था या कोई तार टूट गई थी और उसको सिर्फ जोड़ा ही है, तो उसने उत्पादन नहीं किया। तो क्या ये भाषा बोले कि इलेक्ट्रीशियन अगर मेरे से पैसे मांग रहा है तो मेरा शोषण कर रहा है? ये वाली भाषा भी नहीं बनती है। ठीक है, तो उत्पादन करना और उत्पादित वस्तुओं का रख रखाव करना, मेंटेनेंस, ठीक है, और उत्पादित वस्तुओं का विनिमय कोष, जैसे दुकान, अब किसी ने फैक्ट्री में पंखा तो बना दिया, अब वो फैक्ट्री मेरे घर से 100 किलोमीटर दूर है, तो मुझे पंखा लेने के लिए क्या 100 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा, या मेरे पड़ोस में कोई दुकान खोल के पंखा रख ले, तो ये भी व्यवस्था के अर्थ में एक आवश्यक प्रोफेशन है ना? तो ऐसा लगता ही है कि हाँ भैया ये दुकान वगैरह से हमारे लिए काफी कन्वीनियंस हो जाती है, नहीं तो क्या हम लोग हर बार फैक्ट्री जाएंगे सामान लेने के लिए? ऐसा नहीं कर सकते। ब्रेड लेने के लिए फैक्ट्री जा रहे हैं, है ना, चावल लेने के लिए सीधा किसान के पास जा रहे हैं, मतलब ये सब नहीं होने वाला है। तो हमारे को पड़ोस में दुकान भी चाहिए, तो दुकान चाहिए तो दुकान पे जो आदमी बैठा होगा वो भी व्यवस्था के अर्थ में अपनी भागीदारी कर रहा है। ठीक है, तो इसको शोषण नहीं कह रहे हैं, लेकिन लेकिन समय नियोजन के अनुसार प्रतिफल पाना, और जो कमिटमेंट किया है कि भाई यहाँ ये वाली चीज दे रहा हूं, इतनी इसकी शुद्धता है, उसमें पुरानी चीज नहीं दे देना, एक्सपायर्ड चीज नहीं दे देना, मिलावटी चीज नहीं दे देना, है ना, ये सब जो है ये एक तरह से एक्सपेक्टेड ही है। अगर कोई मिलावट दे रहा है, कर रहा है, तो फिर उसको कहेंगे हम कि अब वो लाभ की दृष्टि से गवर्नड है ना। अदरवाइज अपना समय लगाया है, उस समय के नियोजन के लिए के प्रतिफल के रूप में उस व्यक्ति को, दुकानदार को भी अपना परिवार चलाना है ना, तो उसको लाभ हानि नहीं कह रहे हैं, उसको प्रतिफल कह रहे हैं। ठीक है भैया, बढ़िया, थैंक यू। भैया लाभ में वो है कि ज्यादा एक्सपेक्टेशन वाली आई थिंक वो आ जाएगा, इसलिए लाभ और इसमें फर्क कर रहे हैं। हाँ, लाभ में कहा ना, ज्यादा पाने की जो इच्छा है उसको लाभ कहा रहा है। हाँ, तो ज्यादा कैसे पाएंगे दीदी? सपोज कीजिए जैसे कि कोई हमको, सपोज कीजिए हम आटा लेने जाते हैं और हमको आटा मिलता है 30 रुपए किलो के हिसाब से, ऐसा एक एजम्पशन करते हैं। अब वो सामने वाला जो है लाभ कैसे कमाएगा? या तो आटे में मिलावट करेगा, ठीक है, तो जो आटा जो था, सपोज कीजिए वो ऐसा घोषित रूप से कहता है कि भैया मेरे को भी अपना घर चलाना है, तो मैं हर एक चीज जितने पे भी लाऊंगा उसके 10% प्रॉफिट पे मैं बेचूंगा, इतना मेरा प्रतिफल है, और हमको भी ये स्वीकार रहता है। अब वो या तो जितने में लाया है उसको बढ़ा चढ़ा के बोल रहा है कि भैया मेरी कीमत बढ़ गई, अभी मेरे को ये 35 रुपए का मिल रहा है, अब तो मेरे को 40, तो वो एक तरह से क्या हो गया, अब वो एक झूठ का सहारा लेकर के कर रहा है, या सस्ती चीज को महंगे दे रहा है, उसमें कोई मिला दिया, है ना, उसकी क्वालिटी में फर्क आ गया और पैसे पूरे ले रहा है। तो ये लाभ जो है मोटा मोटा सा अलग अलग तरीके से हम देख सकते हैं। अदरवाइज जो कमिटमेंट कर रहा है उतना कमिटमेंट के अनुसार हमको वस्तु दे रहा है और एक डिफाइंड फॉर्मूले के हिसाब से प्रॉफिट कमा रहा है, उसको प्रतिफल कह रहे हैं, है ना। वो समय नियोजन किया है और समय नियोजन के बदले में उसको अपना एक प्रतिफल चाहिए। जैसे सिक्योरिटी गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड क्या उत्पादन कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा। सिक्योरिटी गार्ड की एक जिम्मेदारी है ना, वो उस जिम्मेदारी को समझ के निभाना और
फिर उसके प्रतिफल के रूप में जो सैलरी जो है, जो व्यवस्था के अर्थ में सैलरी डिफाइंड है, वो लिया जाए, वो ठीक हुआ, है ना। अब अगर गार्ड ये बोले यार रात को है, मेरे को कौन देखने आ रहा है, वो भी कोने में सो गया, दिन में कुछ और काम कर रहा है, सैलरी पूरी ले रहा है, ठीक है, अब ये जो है ये क्या हो गया, अब ये लाभ ड्रिवन हो गया। काफी सारे हम जॉब्स वगैरह में भी देखते हैं, मतलब इंक्लूडिंग गवर्नमेंट जॉब्स में भी क्या रहता है कि आपको 8 घंटे बैठ के ऑफिस में कुछ करना है, लेकिन आदमी का मन कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी चला रहा है, शाम को जाके कहीं पे प्लॉट देखना है ना, वो प्लॉट खरीदूंगा बेचूंगा, उससे भी पैसे कमाऊंगा, शाम को ट्यूशन करूंगा, उससे पैसे कमाऊंगा, तो दिन में कहीं थक ना जाऊं क्लास में, ताकि मैं शाम को ये सब कुछ भी कर पाऊं। तो अब जो कमिटमेंट किया था टीचर ने, वो अगर अपना पूरा नहीं कर रहा, लेकिन एक्सपेक्टेशन ये रहता है कि सैलरी मेरे को जैसे पूरी मिलनी है वो मिलती रहेगी, तो ये जब इस तरह की चीजों को हम देखते हैं ना, उसको हम लाभ हानि से ड्रिवन कह सकते हैं। ठीक लग रहा है दीदी इतना ऐसा सोच के? ठीक है भैया, थैंक यू। ठीक है, तो खनिज, वनस्पति एवं जीव का उपयोग एवं सदुपयोग, ये अभी ना दो वो है, म्यूट कर ले प्लीज सब अपने आप को, श्रीवास्तव जी और सक्सेना जी, आपका ना माइक अनम्यूट है, बीच बीच में आवाज आ जाती है कोई, ध्यान रखा जाए सभी साथी प्लीज, है ना, जब बात करनी है उस समय अनम्यूट कर सकते हैं, थैंक यू। खनिज, वनस्पति एवं जीव का उपयोग एवं सदुपयोग प्राकृतिक एवं वैकृतिक भेद से मानव करता है। ठीक है, तो इसको जब मैं सोचता हूं तो मेरे को मतलब ऐसा लगता है कि जैसे अगर हम सपोज कीजिए इसमें से हम वनस्पति का एग्जांपल लेते हैं, तो कुछ वनस्पतियां ऐसी हैं जिनको हम प्राकृतिक रूप से सीधा ही उपयोग कर सकते हैं, है ना। जैसे पेड़ पे सेब लगा हुआ है, तो सेब तोड़ा और सेब खा लिया, है ना। गाय का दूध निकाला और पी लिया, है ना। तो ये जो है ये सीधा प्राकृतिक विधि से हमने उसको उपयोग कर लिया, उपयोग भी कर लिया, सदुपयोग भी कर लिया। वैकृतिक भेद ये हुआ कि मानव ने उसमें अपनी क्रिएटिविटी लगाई। ठीक है, तो अब जैसे खेत में गेहूं लगा हुआ है, तो हम गेहूं को वैसे का वैसा नहीं खा लेते, है ना। चावल जैसा खेत में लगा हुआ है वैसे का वैसा नहीं खा लेते, एक एक प्रोसीजर डिफाइन किया गया जिससे पेट को भी आराम रहे, हजम भी हो जाए, है ना। हम इस तरह से जो है वो उनको उसको जब वो करते हैं अपने मनाकार को साकार करते हैं, इसको कह रहे हैं वैकृतिक वाला पार्ट। मतलब इसमें व्यक्ति का भी या मानव जाति का भी एक रोल आ गया। एक जो था वो सिर्फ ये था कि प्योरली नेचुरल फॉर्म में ही हम उसको कंज्यूम कर सकते हैं, उसका उपयोग सदुपयोग कर सकते हैं। एक है नेचुरल फॉर्म से हम उसको रिफाइन कर सकते हैं, उससे बदलाव ला करके हम कर सकते हैं। वो टेस्ट के लिए भी हो सकता है, वो अपनी डाइजेशन प्रॉपर हो, शरीर उसको स्वीकार कर पाए, उसके लिए भी हो सकता है ना। और भी कई चीजें हो सकती हैं, जैसे आम जो है वो सीजन में बहुत सारा हो जाता है, लेकिन हमको अब सारे साल अगर कुछ आम वाला जो आम में जो चीजें हैं वो चाहिए, तो हम उसका आम का अचार बना लेते हैं, चटनी बना लेते हैं, है ना, ताकि वो फिर सारे साल लंबे समय तक पड़ा रहे। आम लंबे समय तक नहीं रख सकते। ये सारा जो है ये वैकृतिक काम हुआ, जो ये व्यक्ति ने किया, मानव जाति ने किया। तो सब चीजों का उपयोग और सदुपयोग जो है वो मानव प्राकृतिक और वैकृतिक भेद से करता है ना। ये सिंपल सी बात है, जब इस तरह से देखते हैं तो ऐसे हमको ठीक से लगता भी है। तो अब वैकृतिक एक्चुअल में कह रहे हैं उपयोगिता के अर्थ में मनाकार को साकार करना। तो उपयोगिता क्या हुआ, उपयोगिता सदुपयोगिता जागृति की ओर जाना, है ना। धरती का भी संतुलन बना रहे और मानव का भी संतुलन बना रहे, पूरी धरती जो है अपने में संतुलन पूर्वक रहे। तो वैकृतिक जो है वो संतुलन पूर्वक भी हो सकता है, पॉजिटिव सेंस में भी हो सकता है, और वैकृतिक जो है वो नेगेटिव सेंस में भी हो सकता है ना। आदमी ने सिगरेट बना दिया, अभी सिगरेट का जागृति के लिए कोई उपयोग नहीं, है ना, सेहत को भी नुकसान दे, है ना। शहरों में जिस तरह से रहना हो रहा है उससे जो है वो काफी कुछ पोल्यूशन वगैरह हो रहा है, और काफी सारी चीजें ऐसी लगती हैं जब हम अपने आसपास देखते हैं, तो उसका किसी भी तरह से जागृति की तरफ लेकर जाने का कोई भी जो है वो डायमेंशन नहीं रहता। तो बनाया तो आदमी ने ही है,
तो वैकृतिक जब हम बात करते हैं तो वैकृतिक पॉजिटिव सेंस में भी हो सकता है और वैकृतिक नेगेटिव सेंस में, सम दृष्टि से भी हो सकता है और विषम दृष्टि से भी हो सकता है। इतना हमारे ध्यान में बना रहे, बस इतनी सी बात है। ठीक हो गया ये वाला? आगे फिर से कुछ और शब्द आ रहे हैं। संवेदन, संवहन, संरक्षण, संबोधन, संवर्तन, प्रत्यावर्तन क्रिया चैतन्य पक्ष की विशिष्टता है ना। ये जो कॉन्शियस एंटिटी है, जो सेंटिएंट एंटिटी है, उसकी जो है ये स्पेशलिटी है ना, उसी के ही ये लक्षण है, ये जड़ में नहीं पाए जाते। ठीक है, तो अब ये सारे जो है ये क्या है, इनको एक एक करके जो है वो आदरणीय नागराज जी इसको कह रहे हैं, समझा रहे हैं। संवेदना क्या हुआ? 5 ज्ञानेंद्रियों व कर्मेंद्रियों का ज्ञान अथवा विकास के प्रति प्रवृत्ति। ठीक है, तो ये ज्ञान जो है ये चैतन्य को ही है। ठीक है, और इसको विकास के लिए यूज कर सकता हूं, कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं, इस तरह के प्रश्न अपने अंदर उठना, उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढना, ये सारा का सारा चैतन्य पक्ष में होने वाली चीज है ना। संवहन जो है पूर्णता के अर्थ में जिज्ञासाओं का वहन अथवा पूर्णता के अर्थ में वहनशीलता। तो ये भी जो है ये भी इसमें चैतन्य पक्ष में ही होने वाली चीज है। हमारे जितने भी क्वेश्चंस हैं, वी कंटिन्यू विद दोस क्वेश्चंस, और फिर हम उनके आंसर्स पाने की कोशिश करते हैं। ये शरीर में होने वाली क्रिया नहीं है, ये भी चैतन्य पक्ष में ही होने वाली है। वहन का क्या मतलब होता है भैया? टू कैरी दैट। ठीक है, संरक्षण हो गया, विकास के लिए मार्ग प्रशस्त करना। संबोधन हो गया, यथार्थ बोधन, मतलब संपूर्णता के अर्थ में बोधन। फिर से जो सम शब्द आता है तो हमेशा ऐसा कह ही सकते हैं, संपूर्णता के अर्थ में बोधन। बातचीत कर रहे हैं, बोध करा रहे हैं ताकि संपूर्ण का बोध हो जाए, यथार्थ बोधन। ये सब चैतन्य में होने वाला काम। संवर्तन, परिमार्जन एवं परिपूर्णता के लिए प्राप्त संकेत के अनुसरण क्रिया की संवर्तन संज्ञा। ठीक है, संवर्तन शब्द आगे काफी मतलब रेगुलरली नहीं आता है, मेरे को ध्यान नहीं है कि मैंने यहाँ के अलावा कहीं और पढ़ा भी हो इसको, तो इसको मतलब कुछ अगर नहीं भी क्लियर हो रहा तो ज्यादा चिंता मत करें, इसको पेंडिंग में रख सकते हैं। ये प्रत्यावर्तन जो है ये बार बार आता है, तो जागृति सहज कृतिशील प्रत्यावर्तन, खुद में समझने की जो जिज्ञासा है ना, जो गति है अपने अंदर, तो ये इसके बिना गुजारा नहीं है। अगर गति नहीं बन रही है तो अपने अंदर पीड़ा उठती है। ये सब चैतन्य में होने वाली क्रिया है ना। तो इनको जो है ये एक तरह से इन शब्दों से चैतन्य पक्ष और जड़ पक्ष में थोड़ा सा अंतर बताया। अगर आपको याद हो तो शुरू के चैप्टर में, मेरे ख्याल से थर्ड चैप्टर में ही, एक विचार पक्ष जो है ना वो चैतन्य पक्ष है ना। तो जहां जहां विचार है वहां चैतन्य है, ऐसा जो है वो कहीं पर लिखा था। और एक जो है वो और हमारे को ऐसे बातचीत के दौरान जो है वो ध्यान गया, साथियों ने ही बताया थोड़ा, कि जहां से मानने की क्रिया शुरू होती है वहां से जीवन है। तो मन में मानने की क्रिया शुरू होती है, तो जहां जहां मन है वहां वहां जो है वो चैतन्य पक्ष है। तो काफी बार ना एक ये प्रश्न उठता है कि 4 अवस्थाएं जो है हमारी, पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीवावस्था और ज्ञान अवस्था, इसमें जीवन किन किन अवस्थाओं में? तो एक छोटी सी बात ये कर लेते हैं, क्योंकि हमारा मानव व्यवहार दर्शन अब पूरा कवर होने की स्थिति में है, तो कम से कम ये किसी के मन में कोई डाउट ना रह जाए। तो अगर मैं इसको एक बार स्टॉप शेयर करता हूँ और आपसे सबसे सवाल करता हूँ, अपनी अपनी स्थिति के अनुसार क्लियरली बताएं कि धरती पर 4 अवस्थाएं हैं है ना, पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीवावस्था और ज्ञान अवस्था। इनमें से जीवन किस किस में है, चैतन्य पक्ष किस किस में? जीव अवस्था और मानव अवस्था, ज्ञान अवस्था में। ओके, और कोई बताएं? मुझे लगता है खाली ज्ञान अवस्था। ओके, और कोई बताएं? भैया जी जीव अवस्था,
अवस्था और ज्ञान अवस्था, ये दो में ही है ठीक है, जीवन। सभी लोग बताएं प्लीज, बिल्कुल ऐसे ब्रीफली बताएं, सभी लोग बताएं प्लीज। दोनों और में अगर क्या, हाँ जी, जीवावस्था ज्ञान अवस्था दोनों में। ठीक है, ठीक है। हाँ और हाँ जी, जो जो जीव जो शब्द धातुओं से बने हुए हैं और जिनका मेधस तंत्र विकसित है, ठीक उसमें है, जीवन कार्य करता है। ठीक है। तो इन चारों अवस्थाओं में से किस किस अवस्था में जीवन है? दो अवस्थाओं में, ज्ञानावस्था हाँ जी, और जीवावस्था। हाँ, ठीक है। ऋतु ने भी हाथ खड़े, ऋतु आप बताएं। ज्ञान अवस्था और जीवावस्था। ठीक है, शैलेंद्र भाई। हाँ जी, वो जीवावस्था और ज्ञानावस्था दोनों में। ठीक है, ठीक है। और जो रह गए हैं वो भी बताना चाहें, बताएं प्लीज। प्रतिभा जी। जी भैया नमस्ते। नमस्ते। ज्ञान अवस्था जीव अवस्था तो सारे जीवों में नहीं है, मतलब कुछ जीवों में ठीक है, है। ठीक है, हाँ। ठीक है, ठीक है। रश्मि जी बता चुके आप? जी भैया जी। हाँ हाँ, आपने बता दिया। शैलेंद्र भाई रह गए बस मेरे ख्याल से। शायद आवाज नहीं जा रही, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये जो है ना, मतलब काफी बार इसमें डाउट ये आ जाता है कि मतलब कहाँ पर जीवन है या नहीं है। मतलब हमने कई बारी, हमने बायोलॉजी में पढ़ा रहता है कि प्लांट्स में भी लाइफ होती है, तो कई बारी कंफ्यूजन ऐसा रहता है कि क्या प्लांट्स में भी जीवन है जिसको हम लाइफ कह रहे हैं, तो लाइफ का क्या मतलब हुआ, है ना। तो प्लांट्स में लाइफ है, प्लांट सांस लेते हैं, ऐसा तो हमने स्कूल में पढ़ा ही है। तो क्या उसमें भी जीवन रहता है कि नहीं रहता है, एक उसमें डाउट आ जाता है। और एक जो है, जो जैसे अभी थोड़ा सा निकला कि पशुओं में भी है कि नहीं है। तो इसको अपने में शोध करें थोड़ा सा। और हमने एक बार एक चर्चा की थी, तो उसका एक वीडियो भी बनाया था थोड़ा सा, मतलब ऐसे ऐसे ही कॉल में ही हुआ था, ऑनलाइन डिस्कशन ही था। तो उसका आधे घंटे का एक वीडियो है, क्या पेड़ पौधों में जीवन है कि नहीं। तो उसमें ना बड़े अच्छे अच्छे से बिंदु निकल कर आए थे। अगर आपका किसी का मन हो तो उसको सर्च करके देख भी सकते हैं। काफी अच्छे से क्लियर रहता है उसमें कि किन कारणों से हम कह रहे हैं कि पेड़ पौधों में जीवन नहीं है ना। पशु पक्षियों में जीवन है सीमा दीदी, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। और मानव में भी जीवन है, ठीक है। तो पशु पक्षियों में, लाइक जीवावस्था में और ज्ञानावस्था में, इसमें तो जीवन है ही। काफी बारी डाउट ये आता है शुरू शुरू में कि क्या पेड़ पौधों में भी जीवन है कि नहीं। और ये कई बार हमें अपने में आभास तो रहता है कि जीवन नहीं है, लेकिन कोई हमसे इंटेंस डिस्कशन शुरू कर दे कि है, तो ये भी अपने में कई बारी बन सकती है स्थिति कि भैया मैं लॉजिकली जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, लेकिन मेरे को ऐसा फील होता है कि इसमें जीवन। तो लॉजिकल क्लैरिटी हमारी जो है ना, प्रैक्टिकल क्लैरिटी बन जाए, तो ये काफी आवश्यक है। तो बेसिकली क्या है, जहां से मन है, जहां से मानने की क्रिया शुरू होती है, वहां से जीवन है। ये एक जो है ना, इस चीज को, इस सूत्र को इस तरह से ध्यान में रख सकते हैं। तो जैसे पशु पक्षी है ना, हम देखते ही है घरों में किसी ने पेट्स पाले हुए हैं, तो वो किसी को अपना मानते हैं, किसी को अपना नहीं मानते हैं। जिन्होंने पाला हुआ है उसकी फैमिली को अपना मानते हैं, स्ट्रेंजर्स को अपना नहीं मानते हैं, है ना। तो अपना मानना या नहीं मानना, ऐसा पशु पक्षियों में शुरू हो जाता है, सामने देखा। मानव भी किसी को अपना मानते हैं, किसी को नहीं मानते हैं, भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, ज्योग्राफी के आधार पर, पैसे के आधार पर, शिक्षा के आधार पर, बड़े सारे आधारों पे ये मानने का काम होता रहता है। ये मानने का काम ना पेड़ पौधों में नहीं दिखता है। मतलब मेरे घर में कोई अजनबी आया, तो मेरा कुत्ता तो उस अजनबी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन मेरे घर में अगर गोभी का फूल लगा हुआ है या मेरे घर में आम का पेड़ लगा हुआ है, तो ये आम का पेड़ जो है, इसको ऐसा फीलिंग नहीं आता है कि मैं घर में अजनबी आया तो मैं इसको नुकसान कर दूं, है ना। घर के मालिक को पोषण दूंगा और अजनबी को शोषण करूंगा। ऐसा जो है पेड़ पौधों में ये वाली जो है वो फैकल्टी नहीं है, अपना अपना मानने वाली या ना मानने वाली। ठीक है, तो इस तरह से और भी कुछ कुछ पॉइंट्स थे, वो मतलब पूरा तो नहीं कवर करेंगे यहाँ पर, लेकिन मुझे लगा कि ये चैतन्य पक्ष की बात आती है, ये अपने में क्लियर रहे कि इन बिंदुओं के आधार पर
मध्यस्थ दर्शन में ऐसा प्रस्तावित है। वेरीफाई हम सब अपने में करेंगे, है ना, कहने से नहीं मानना है, अपने में सोच कर देखिए, अपने में शोध करें, ऑब्जर्व करें, और अगर कुछ डाउट आए तो बात कर सकते हैं। तो जीवन जो है पदार्थ अवस्था और प्राणावस्था में जीवन नहीं है, जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था उसमें जीवन है, ऐसा प्रस्ताव। ठीक हो गया सीमा दीदी? भैया वो मेदस तंत्र के क्लियर कर, बिल्कुल ये ज्यादा क्लियर। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, तो इतना हो गया। अब मानव जागृति क्रम एवं जागृति के अनुसार पशु मानव, राक्षस मानव, देव मानव, दिव्य मानव के रूप में दृष्टिगत होता है, दिखता है। ये हमने काफी बार बात की है, इसको दोबारा कुछ और ज्यादा नया कहने के लिए नहीं है इसमें। मानव, देव मानव, दिव्य मानव के रूप में जागृत परंपरा है, और पशु मानव, राक्षस मानव में भ्रमित परंपरा है ना, ये भी बात बार बार। मानव जागृति में चैतन्य पक्ष का संस्कार और शरीर और जीवन के संयुक्त रूप में संस्कृति एवं सभ्यता में ही गण्य है। ठीक है, इसको भी एक थोड़ा सा जो है हम देख लेते हैं। मानव जागृति में चैतन्य पक्ष का संस्कार और जीवन और शरीर और जीवन के संयुक्त रूप में संस्कृति एवं सभ्यता में गण्य है। तो क्या कह रहे हैं, इसको दोबारा देखें। सिर्फ जब चैतन्य पक्ष की बात करेंगे तो वहां पर संस्कार है, और मानव के रूप में बात करेंगे शरीर और जीवन के संयुक्त रूप में तो संस्कृति और सभ्यता है ना। तो संस्कार और संस्कृति में डिफरेंस कर रहे हैं। संस्कृति जो है मानव के रूप में, संस्कार शुद्ध रूप से जीवन में, यह मानव परंपरा में प्रमाणित होता है। और इसके बाद में यहाँ पर संस्कृति और सभ्यता के बारे में अच्छे से थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ है, और मेरे को लग रहा है कि मैंने कभी इसके ऊपर भी कुछ अलग अलग जगह से प्रेजेंटेशन के रूप में 3-4 स्लाइड्स बनाई थी, वो भी मैं शेयर कर दूंगा। एक बार इसको हम पहले पढ़ लेते हैं। तो संस्कृति क्या है? पूर्णता के अर्थ में कार्य व्यवहार, क्रिया पूर्णता एवं आचरण पूर्णता के अर्थ में किया गया कृतियां, इसको संस्कृति कह रहे हैं। या अखंड समाज के अर्थ में की गई कृतियां, या जागृत व्यक्ति या व्यक्तियों की अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में अभिव्यक्ति, संप्रेषणा, प्रकाशन, इस सब को संस्कृति कह रहे हैं, है ना। फिर सभ्यता किसको कह रहे हैं? सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में प्रमाणित होना, यही सार्वभौम व्यवस्था के अर्थ में अभिव्यक्ति है, या मानवीयता पूर्ण व्यवहार की सभ्यता संस्कृति। साथ में फिर यहाँ पर अगली अनुभूति भी ले लेते हैं। चैतन्य पक्ष में जागृति ही संस्कार है, यह सुसंस्कार है, एवं जीव चेतनावश भ्रम ही कुसंस्कार है। तो संस्कार को दो भेद में डिवाइड कर दिया, सुसंस्कार और कुसंस्कार। और फिर कहा सुसंस्कार जो है वो मानवीयतापूर्ण मानव द्वारा अखंड समाज के लिए आवश्यक कार्य है, और आचरण जो है ये सुसंस्कार है। तो यहाँ पर ना संस्कृति और सभ्यता के बारे में इन दो अनुभूतियों में थोड़ी बातचीत हुई है। ये शब्द ना काफी बार मध्यस्थ दर्शन में आगे चलते हुए आएंगे, और अलग अलग तरीके से बाबा जी ने और हमारे साथी लोगों ने इसको डिस्क्राइब भी किया है। तो मैं काफी समय तक ना अपने में मेरा शोध चलता रहा कि एक्चुअल में संस्कृति कह किसको रहे हैं, एक्चुअल में सभ्यता कह किसको रहे हैं। और फिर साथ में दो शब्द और आ जाते हैं, विधि और व्यवस्था। तो ये चार शब्द जो है ना, विधि, व्यवस्था, संस्कृति, सभ्यता, ये चार शब्द जो है ये बार बार आते हैं। इसकी क्लियरिटी बनानी थोड़ी सी जरूरी है। तो मैं फॉर ए मोमेंट इसको अभी स्टॉप करता हूँ, और जो मैंने बनाया था वो कल मैं देख भी रहा था और सोचा था कि आपके साथ में आज शेयर कर लूंगा, आपके सामने रखा। भैया ये सार्वभौम व्यवस्था ये धरती के ऊपर ही है कि सारे ब्रह्मांड की बात होती है इसमें? देखिए, जब समझने जाते हैं तो सारे ब्रह्मांड की बात होती है ना। हम सारे ब्रह्मांड में एक व्यवस्था है, मतलब उसको हम समझ सकते हैं। लेकिन जब जीने जाते हैं तो हमारा जीना जो है अभी तक जितना मेरे को समझ में आता है इस धरती तक ही काफी कुछ सीमित सा दिखता है।
ठीक है। तो अभी हम जब जीने में व्यवस्था की बात करते हैं तो जो 4 व्यवस्था के लेवल्स की हम बात करते हैं, स्वयं में व्यवस्था, परिवार में व्यवस्था, समाज में व्यवस्था और प्रकृति में व्यवस्था। तो ये चारों के चारों इस धरती के कॉन्टेक्स्ट में है, इस लेवल का बात करते हैं, है ना। मानव इस धरती की व्यवस्था को बिगाड़ रहा है ऐसा तो हमको दिखता है। अब पूरे अस्तित्व को बिगाड़ने की तो मानव की भी हैसियत नहीं है। जहां पे है वहीं पे ही हम कुछ कर सकते हैं, ठीक या गलत। तो ऐसा देखने में थोड़ा थोड़ा मेरे को ऐसा महसूस होता है भैया कि अस्तित्व में एक व्यवस्था है, उसको समझते हैं तो इस धरती पे व्यवस्था कैसी होगी उसका एक मॉडल निकल कर आता है। फिर उस व्यवस्था को हम चाहते हैं कि वो इम्प्लीमेंट हो जाए और उसके अनुसार जी पाए। ठीक लग रहा है ऐसे? के लिए का अर्थ यही हुआ कि धरती पे जो व्यवस्था चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो अब मुझे ऐसा लग रहा था क्योंकि विधि और व्यवस्था की बात हुई है, लेकिन सॉरी संस्कृति सभ्यता की बात हुई है, लेकिन हम विधि व्यवस्था संस्कृति सभ्यता इसको जो है वो अलग अलग जगह पे कैसे कैसे लिखा गया है। तो ये एक बार एक मैं अध्ययन शिविर में था तो वहां पे योगेश शास्त्री भैया ने बड़े अच्छे से ऐसा रखा तो मेरे को काफी ठीक सा लगा शुरू के दिन से समझने के लिए। विधि क्या है? सद आशय। सद आशय मतलब जो सही आशय है ना, जो ठीक आशय लगते हैं, जिनकी अपने अंदर से ही लगता है कि हाँ भैया ये तो अच्छी बात है, ये शुभ की तरफ लेकर जाएगा। तो विधि ये है कि वो शुभ जो है ना उसको पहचान लिया जाए, उसको विधि कह रहे हैं। व्यवस्था जो है उस शुभ के अनुसार जी पाए, उसके अनुसार व्यवस्थाएं बना पाए ताकि हर व्यक्ति जो है वो उसमें जी पाए और उसका पालन भी कर पाए, इसको व्यवस्था कह रहे हैं। संस्कृति है उस व्यवस्था में जीते हुए अच्छा महसूस होता रहे, हम बंध गए हैं ऐसा नहीं महसूस हो। तो व्यवस्था है, व्यवस्था का अर्थ ही ये है कि मुझे स्वीकार्य है, और स्वीकार्य है का मतलब है कि सुखी हो रहा हूं। तो संस्कृति जो है वो व्यवस्था एक दूसरे से अलाइंड है, तो व्यवस्था में जीते हुए हम उत्साहित रहते हैं तो संस्कृति कह रहे हैं उसको। और अगर उत्साह नहीं बना हुआ, अब अफगानिस्तान में भी अगर किसी तरह की व्यवस्था बन रही है लेकिन वहां के सिटीजन्स का उस व्यवस्था के अनुसार जीने का उत्साह नहीं बन रहा, तो फिर ये लगता है कि भैया अभी संस्कृति सभ्यता के अनुसार चीजें नहीं हो रही हैं, क्योंकि अभी विधि व्यवस्था ही ठीक से नहीं समझ में आई। तो व्यवस्था बने और उस व्यवस्था में जीने वाले उत्साहित रहे, है ना, और वो उत्साह की निरंतरता रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी हर मानव को उस व्यवस्था में जीकर अच्छा ही लगेगा। ऐसा जब हमारी कल्पना में आता है तो जो है वो यहाँ पर प्लेस होता है। और फिर सभ्यता जो है वो ऐसा है कि हम उसको अपने संबंधों में, व्यवहार में ला पाए, फिर इस तरह से कर सकें इसको। तो विधि सदाशियों को एकत्रित करना, उनको समझना, व्यवस्था जो है उसके अनुसार व्यवस्था बनना और उसका पालन होते रहना। संस्कृति जो है वो उसमें हमारा उत्साह भी बना रहे इस विधि व्यवस्था में, और सभ्यता में उसमें हमारे व्यवहार बने रहे। तो फिर एक्सप्लेन करते हुए भैया ने ऐसा बताया कि भौतिक परिस्थितियों के अनुसार सभ्यता में विविधता हो सकती है ना, पहनावे में विविधता हो सकती है, खाने पीने में विविधता हो सकती है। इसको हम अपने में देख ही पाते हैं कि जो समुद्र के किनारे लोग रहते हैं वहां पे नारियल वगैरह ज्यादा रहता है वहां पे, तो वहां पे उनके खाने पीने में नारियल वाले जो चीजों की जो है वो ज्यादा उसमें हो जाता है। कहीं पे चावल ज्यादा होता है तो खाने पीने में चावल वाला एलिमेंट ज्यादा हो जाता है। तो जहां पर जो चीज ज्यादा होती है उसके अनुसार उनके जीने में हमारे वेरिएशंस हो सकते हैं, डाइवर्सिटी हो सकती है, लेकिन मानवीय संस्कृति एक ही है। तो सभ्यता में विविधता हो सकती है, जीने के रूप में हम अलग अलग जीते हुए दिख सकते हैं, पहनावा अलग हो सकता है, शादी के तरीके अलग हो सकते हैं, जन्म के उत्सव बनाने के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन मानवीय संस्कृति एक ही है और वो मूल्यों पर आधारित है। ठीक है। तो ऐसा करके एक तरीके से हमने विधि व्यवस्था संस्कृति सभ्यता इसको देखा। ठीक है। और एक जगह पे और जो है वो कर्म दर्शन में ऐसा आता है कि ये परस्पर पूरक है, क्योंकि संस्कृति का पोषण सभ्यता, सभ्यता का पोषण विधि, विधि का पोषण व्यवस्था और व्यवस्था का पोषण संस्कृति करती है। तो जब मैं इसको पढ़ा तो मुझे लगा कि इसको एक डायग्राम के रूप में बताया जाए तो परस्पर पूरक को हम
इस तरह से कह सकते हैं कि संस्कृति जो है वो व्यवस्था का पोषण कर रही है, व्यवस्था विधि का पोषण कर रही है, विधि सभ्यता का पोषण कर रही है, सभ्यता संस्कृति का पोषण कर रही है, और एक साइक्लिक मैनर में ये एक दूसरे को पुष्ट करते हुए चल रहे हैं, एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो एक इस तरह से भी जो है वो बात रखी गई। एक और जगह पर क्या रखा गया, अभ्यास दर्शन में स्थापित मूल्य तथा शिष्ट मूल्य का योगफल जो है वो सामाजिक मूल्य बनता है। तो सामाजिक मूल्यों को जब हम स्वीकार करते हैं, वो संस्कृति की बात आ गई, उसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, विचार में एक्सेप्ट हो गया कि हाँ ये सही जीना है, उसको कह रहे हैं संस्कृति। और फिर उस जो विचारों में आ गया, उस सही जीने के अनुसार लोग जी भी पाए उस समाज में, उसकी वहन क्षमता हो, मतलब लोगों की उसमें, उसको सभ्यता कह रहे हैं। तो अगर संस्कृति का मतलब यह है कि मन में विचार हो, मतलब अपने जीवन में स्वीकृत हो गया, लेकिन अभी जीने में नहीं आया है ना। हम अपराध फ्री होकर जीना चाहते हैं, ये स्वीकार हो गया, लेकिन अभी अपराध फ्री होकर समाज में जी पा रहे हैं ऐसा दिखता नहीं। हम करप्शन फ्री होकर जीना चाहते हैं, ये स्वीकार होता है, लेकिन करप्शन फ्री होकर अभी जी नहीं पा रहे, है ना। तो भी सभ्यता की दृष्टि से वहां नहीं पहुंचे हैं, ऐसा हम देख सकते हैं। तो संस्कृति को आचरण में लाना ही सभ्यता है। तो हमें समझ में आ गया कि अपराध नहीं चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं चाहिए, शोषण नहीं चाहिए, है ना, विचार में आ गया, तो इसको आचरण में ला पाए तो सभ्यता है, तो हम कहेंगे कि सिविलाइज्ड है। और अगर नहीं कर पाए तो अनसिविलाइज्ड ही है बच्चा। अच्छा कपड़ा पहन के, अच्छी गाड़ी लेके, है ना, सभ्य हो गए, सिविलाइज्ड हो गए, ये बात नहीं कह रहे हैं यहाँ पर। संस्कृति को आचरण में ला पाए, है ना, सही को आचरण में ला पाए, उसको सभ्यता कह रहे हैं। ये अभ्यास दर्शन में भी ऐसा कि 69, 70, 71 में पेजेस में ऐसे करके बाबा जी ने इसको एक्सप्लेन किया। संस्कृति ही विधि एवं सभ्यता ही नीति है। विधि व नीति की संयुक्त प्रक्रिया जो है वो व्यवस्था है, ऐसा करके वहां लिखा। इसे पेज 12 पे भी कुछ लिखा वहां पर, ठीक है। और जो हम मानव व्यवहार दर्शन पढ़ रहे हैं, इसमें तो ऐसा लिखा ही है, विधि का लक्ष्य है निषेध पर, है ना, मतलब जो ना करने योग्य कार्य हैं वो ना किए जा रहे हो, स्वयं स्फूर्त विधि से सब ठीक हो रहा है, सभी समाधानित है, तभी ठीक होगा। इसको कह रहे हैं, वो जो अभी पहले बात हुई थी, सदाशियों को पहचानना, उसको विधि का। और फिर व्यवस्था का लक्ष्य है विधि का पालन, है ना। जो सदाशय पहचाने गए थे उनका हम पालन कर पाए, इस तरह की व्यवस्थाएं बना पाए कि जो व्यक्ति समाज में रह रहे हैं वो एनकरेज फील करें, मतलब इस व्यवस्था को पालन करने का, और उसको और भी उसको मैच्योर बनाएं, उसको और स्ट्रेंथन करें, इसको जो है व्यवस्था करें। तो फिर जो है अनुभव, विचार, व्यवहार और व्यवसाय, इसके साथ भी लिंक किया गया है अभ्यास दर्शन में पेज 99 में। विधि अनुभव को, संस्कृति विचार को, सभ्यता व्यवहार को, और व्यवस्था जो है वो उत्पादन विनिमय को स्पष्ट करती है। तो अनुभव, विचार, व्यवहार और उत्पादन विनिमय या व्यवसाय, ये चार चीजें हमने अलग अलग पढ़ी हैं। इसको कह रहे हैं अनुभव विधि से लिंक होता है, विचार संस्कृति से लिंक होता है, व्यवहार सभ्यता से लिंक होता है, और फिर जो व्यवसाय है वो व्यवस्था से लिंक होता है। तो ऐसा करके कुछ कुछ अलग अलग चीजें जो है वो अलग अलग तरीके से बाबा जी ने इसको एक्सप्लेन किया है, विधि, व्यवस्था, संस्कृत, सभ्यता। तो मैं जब अपने में पढ़ता था अलग अलग जगह से, फिर ऐसा लगता था कि उन सबको जरा एक जगह पे इकट्ठा किया जाए, तो मैंने अपने नोट्स बनाने के लिए इसको यहाँ पर ऐसा रखा। आई होप कि दीदी कुछ क्लैरिटी बनी, शिल्पा दीदी, सीमा दीदी। बहुत लगता है, बहुत अच्छी से आ जाता है वो सामने। वेरी नाइस। कुछ चीजें जो क्लियर नहीं की हुई कोई बहुत नहीं। सुंदर भैया जी। हाँ हाँ ठीक है। आपने तो ये नोट्स भी बहुत अच्छे से बनाए, मतलब लास्ट टाइम भी आपने कुछ चार्ट्स जो शो किए थे बहुत ही अच्छे लगे। दीदी वो अपने समझने के लिए ही ये सारी मेहनत करते हैं, नहीं नहीं तो पर बहुत अच्छे से आपने मेहनत की है, वो दिख रहा है।
बहुत ही बढ़िया। तो मतलब बढ़िया यहाँ भैया, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत बढ़िया है। हाँ, अच्छा सही समझ में आ रहा है भैया जी, बिल्कुल क्लियरिटी आ रही है है। ना। तो एक बार में नहीं बनेगी क्लियरिटी, लेकिन ये ध्यान में बना रहे कि अलग अलग जगह पे है ये सब कुछ, उसको हम बार बार पढ़ते हैं तो अपने में धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा स्टेबलाइज होता है। तो ठीक, ये जो है, संजीव जी, मैं तो कल्चर और सिविलाइजेशन को ही नहीं छोड़ पा रही थी अभी थोड़ा थोड़ा, क्योंकि कल्चर को ही लेके चलती थी, संस्कृति और सिविलाइजेशन, तो ओके वो वही नहीं छूट रहे थे मेरे, तो परंपरा के वर्ड छूट ही नहीं रहे हैं, उसी में पकड़े हुए। तो क्योंकि ओके। मुझे हमेशा लगता था संस्कृति में तो वेरिएशन वो होता ही है, और तो ये ही नहीं एक्सेप्ट हो अब रहा यहाँ था। पर कह रहे हैं कि वेरिएशन सभ्यता में होता है। सभ्यता में है वो, मेरे को इस चीज को काफी जूझने के बाद भी अभी भी मैं आंख बंद करके जब बैठी हूँ और आप पूछेंगे तो मैं यही कहूंगी कि कोई बात सभ्यता जो है वो सेम होती है, सिविलाइजेशन का स्टाइल सेम है, संस्कृति अलग अलग होती है। कोई बात नहीं, मान्यताएं यही है ना, बनी नहीं हुई नहीं, है। कोई बात नहीं। कल जब आप नहीं थे तो हम लोग यही बात कर रहे थे कि समझने का काम दीदी स्लोली ही होता है ना। जीना नॉर्मल स्पीड में होता है, लेकिन समझने सीखने का काम जो है वो स्लोली होता है। हमने जिंदगी में कुछ भी सीखा, कुछ भी समझा, तो मतलब मोस्टली उसमें समय लगा। तो किसी को कम लगे ज्यादा लगे, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है दीदी। शब्दों में ना अटके रहे, मतलब सिर्फ ना एक चीज का ये ध्यान रहे कि संस्कृति और सभ्यता, ये जो दो शब्द है, ये दो वास्तविकताओं की तरफ इशारा कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने शायद अपने मन में इन दोनों शब्दों से कुछ कुछ अटैचमेंट बना के रखा हुआ है कि भाई इसका ये मतलब है ना। मध्यस्थ दर्शन में भी उसका कुछ मतलब बता रहे हैं, तो इस मतलब को अपने मतलब से कंपेयर करके देख लें। तो मानव जहां पर भी जिएगा, मूल्यों के साथ में जिएगा, मूल्यों के साथ ही जिएगा, तभी तृप्ति मिलेगी। ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ आ गया। यहां पर संस्कार की बात आ गई है ना, तो मूल्यों की जो बात आ गई है, ये विचार से रिलेटेड हो रही है ना। ये यूनिवर्सल हो गया, यूनिवर्सल हो गया मतलब इसमें अब डाइवर्सिटी नहीं है। ठीक है, लेकिन जैसे हमने कहा कि जीने में डाइवर्सिटी आएगी, क्योंकि ज्योग्राफीज अलग अलग है। कहीं सर्दी होती है, कहीं गर्मी होती है, कहीं बारिश ज्यादा होती है, कहीं बारिश कम होती है ना। कहीं समुद्र के किनारे हैं, कहीं इंटीरियर्स में है, कहीं पहाड़ों में है। तो जीने में डिफरेंसेस हो सकते हैं, उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। आपका बेटा कनाडा में रहता है, तो कनाडा में ठंड ज्यादा होती है, तो वो ठंड ज्यादा के अनुसार वहां का जीने का मॉडल बना हुआ है। वहां पे कमरों में हीटिंग भी रहती है, परमानेंट हीटिंग रहती है ना। हमारे यहाँ पे परमानेंट हीटिंग नहीं रहती है, जरूरत पड़ी कभी कभी हीटर लगा लिया। तो ये जो जीने वाला पार्ट है, इसको सभ्यता कह रहे हैं, और जो विचार वाला पार्ट है, संस्कार वाला पार्ट है, उसको संस्कृति कह रहे हैं। तो संस्कार संस्कृति से रिलेट कर रहे हैं बाबा जी। हाँ, वो बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इसको देखा जाए ऐसे। ठीक है, आप कल नहीं थे और भी कई साथी नहीं थे, तो मैं फिर से एक बार थोड़ा सा इसको ऐसा मैं रख देता हूं कि ये वाली पुस्तक जो है मानव व्यवहार दर्शन, ये पेज नंबर 166 तक है। अभी हमारा पेज नंबर 160 चल रहा है यहाँ पर। तो 166 पेज पे जो है ना, ये पुस्तक, ये वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर जो है कुछ पेजेस में आचरण वगैरह की कुछ परिभाषा दी हुई है, उसको हम फर्स्ट रीडिंग में कवर नहीं करेंगे। तो हम 166 पेज तक जाएंगे। एंड मेरा ऐसा अनुमान है कि अगले संडे को, है ना, ये पुस्तक जो है हम इसको कवर कर लेंगे। और फिर उससे अगले 2 सप्ताह जो है, 11 वाला सैटरडे और 18 वाला सैटरडे, हम लोग कुछ बिजी रहेंगे, कुछ सोम भैया के साथ में कुछ कार्यक्रम है, तो उसमें सेशन नहीं हो पाएगा 11 वाले में और 18 वाले में। तो अभी हम 4 और 5 में इसको पुस्तक को कवर कर देंगे। तो अपने में भी जिनको ये लगे कि भैया ये पुस्तक खत्म होने वाली है, खत्म मतलब पूरा हम इसको कवर करने वाले हैं, तो अगर उस हिसाब से 4 और 5 को लगे तो जरूर शामिल हो। और फिर 18 तारीख के बाद में आगे क्या करना है वो एक बार अंकित भाई से मैं बात कर लूंगा। आप लोगों से भी दोबारा मिलेंगे 25 तारीख को, 25 सितंबर को। तो फिर थोड़ा सा
देखेंगे कि आगे को क्या करना है। पहले के कुछ डाउट्स हो तो उनको क्लियर कर लेंगे 1-2 बार में, और अदरवाइज जो है कोई और पुस्तक शुरू करनी होगी तो वो भी देख लेंगे। ठीक है, तो ये जो साथी कल नहीं थे उनके लिए मुझे लगा कि एक बार रिपीट कर देते हैं। ठीक है भैया। समाज की अखंडता मानवीयतापूर्ण आचरण पर निर्भर करती है। बिल्कुल सिंपल सी ही बात है, इसको क्या डिस्क्राइब करने की कोई खास आवश्यकता भी नहीं है। अमानवीयतापूर्ण आचरण होगा तो समाज में टुकड़े टुकड़े होंगे, है ना, वो अखंडता वाली चीज नहीं दिखेगी, अपना पराया दिखेगा। मानवीयता की प्रतिष्ठा व्यक्ति के संस्कार, समाज की संस्कृति, तो व्यक्ति में संस्कार है और सामूहिक रूप में देखें तो समाज में संस्कृति है। तो मानवीयता की प्रतिष्ठा व्यक्ति के संस्कार, समाज की संस्कृति एवं सभ्यता तथा समाज गठन के मूल में पाई जाने वाली विधि और व्यवस्था पर निर्भर करती है ना। तो मानवीयता की प्रतिष्ठा मतलब इन सब विधि व्यवस्था, संस्कृति, सभ्यता, इसी पे ही डिपेंड करती है मानवीयता। जितनी अच्छे से हम ये विधि व्यवस्था, संस्कृति, सभ्यता समझ पाते हैं और इवेल्युएट कर पाते हैं कि जिन परिस्थितियों में हम जी रहे हैं, जिस परिवार में हम जी रहे हैं, जिस समाज में हम जी रहे हैं, वहां पर परिस्थितियां कैसी हैं, उतना फिर हम व्यवस्था और अव्यवस्था, मानवीयता और अमानवीयता उसको क्लियरली देख पाते हैं। और फिर मानवीयता को एस्टेब्लिश करने की आवश्यकता जो है, उसकी नीड जो है, वो भी बड़े गहरे से हमारे को और स्वीकार पहचानते हैं। मानवीयता तथा अति मानवीयता से संपन्न होने के लिए सह अस्तित्व में संकल्प, इच्छा व विचार का परिष्कृत होना आवश्यक है, जो सुसंस्कार है। तो मानवीयता अति मानवीयता संपन्न होने के लिए सह अस्तित्व में संकल्प, मतलब जो जो संकल्प का भी मतलब बाबा जी ने क्या लिखा, संपूर्णता के अर्थ में कल्पना। मुझे पूरा अस्तित्व समझ में आया है, अब मेरी कल्पना में भी जो कुछ आता है वो सह अस्तित्व के अनुसार ही आता है। अपने पराये से मुक्त होकर अखंडता की दृष्टि से जो है मेरे कुछ निष्कर्ष बनते हैं, कैसा सही जीना होगा वो मेरे को कुछ क्लियर होता है, वो संकल्प के रूप में अपने अंदर दिखता है। सुसंस्कार के लिए वातावरण एवं अध्ययन ही प्रधान कारण है एवं सहायक है ना। तो वातावरण और अध्ययन, अध्ययन मैं करता हूँ, वातावरण सब लोग मिलकर बनाते हैं। इसको सुरक्षित तथा परिमार्जित करने का दायित्व मनीषियों पर निर्भर है। मनीषी मतलब जो दूसरे समझदार लोग हैं, वही जो है इसको एंश्योर कर सकते हैं और इसको और इम्प्रूव कर सकते हैं। न्यायपूर्ण व्यवहार तथा अखंड सामाजिकता की प्रेरणा सुसंस्कारों के वर्धन में सहायक है ना, इसी से ही सुसंस्कार बढ़ते हैं। न्यायपूर्ण व्यवहार पक्ष, समाधानपूर्ण विचार पक्ष तथा सत्यानुभूतिपूर्ण अनुभव पक्ष को भाषा द्वारा बोधगम्य, ज्ञानगम्य तथा व्यवहारगम्य बनाने का प्रयास अनुभवशील मानव अथवा जागृति सहज वृत्ति संपन्न व्यक्ति द्वारा किया जाता है। तो ये जो है बेसिकली न्याय धर्म सत्य जो है, इसको हम प्रस्तुत कर पाए, इसको दूसरे व्यक्ति के सामने रख पाए, ये जो है जागृत व्यक्ति ही कर पाता है। हाँ शिल्पा दीदी कुछ कह रहे थे? हाँ भैया, मैं इसके जो पहले वाला था सुसंस्कार के लिए वातावरण एवं अध्ययन, तो मतलब ये काफी फर्क हो गया जो हमारा अभी परंपरा में हम सोचते हैं ना कि वो मतलब संस्कार तो लाइक प्रीवियस बर्थ से भी आता है, तो यहाँ तो कह रहे हैं बस वातावरण और अध्ययन। हाँ ये प्रधान कारण है, ठीक है। एक्चुअल में जो है वो तीसरा वाला जो एक बता रहे हैं ना कि पूर्व संस्कार से भी आता है, तो वो भी लिखा है कि जीवन की जो है बेसिकली अगर आप इसको भी अगर देखें ना, जो अध्ययन की तरफ प्रवृत्ति है ये एक्चुअल में पूर्व संस्कार के अनुसार ही, ऐसा भी हम थोड़ा सा कुछ पूर्व संस्कार और इस शरीर यात्रा में भी हमने जो कुछ किया, पात्रता बनती है एक तरह से। पात्रता बनती है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है जी भैया। तो सहजता क्या है? व्यवहार विचार अनुभव की एक सूत्रता ही सहजता है ना। सहज वृत्ति, सहजता प्राप्त मनुष्यों की वृत्ति को ही सहज वृत्ति की संज्ञा है।
न्यायपूर्ण व्यवहार, सत्य सहज भास संबंध, मूल्य मूल्यांकन उभय तृप्ति, समाधानपूर्ण विचार, चिंतन, ज्ञान अनुभूति, सहस्तित्व रूपी परम सत्य में अनुभूति। ठीक है, तो मतलब इसको अभी सिर्फ हम पढ़ ही लेते हैं, कुछ खास इसमें ऐसा मेरे को लग नहीं रहा कि ज्यादा डिटेल में जाएं। ज्ञानानुभूति तो के क्या लिए हुआ भैया, बार बार मनुष्य के लिए मानवीयतापूर्ण आचरण वाले मनीषियों का क्या बार बार? आपकी आवाज कट रही है सीमा दी, दोबारा हाँ बोलिए। जी, मैं कहा भैया जी, ये मनीषियों का क्या यहाँ मनीषियों मतलब है? जो समझ के साथ हैं जो मनुष्य वो हुए। हाँ, मनीषी मतलब जो बुद्धिमान व्यक्ति है ना, मतलब एक्चुअल में परंपरा में ना, या हिंदी में जो गूढ़ हिंदी के अगर कोई साथी हो हमारे जो जानते हो, मनीषा शब्द जो है ना, ये बुद्धि का पर्यायवाची शब्द है। ओके, तो मनीषी क्या हो गए? बुद्धिमान व्यक्ति, है ना, लर्निड पीपल, हाँ, ऐसा ठीक बात। जो है ना, तो ऐसा जो है इसको एक तरह से हम तो भैया मनीषी। जी इसमें एक ये हाँ पूछ जी, रही थी मैं कि बताइए। बुद्धिमान मतलब ये होगा या समझदार से हम उसको कुछ? हाँ, बुद्धिमान और समझदार एक ही चीज हुई दीदी। जैसे बुद्धि में बोध मतलब कह रहे नहीं हैं। लर्नेट। हाँ ठीक है, वो लर्निड को आप रहने दीजिए, वो मैंने अपने बोलने के लिए एक इंग्लिश का शब्द नहीं ले आया, मैं उसको आप इग्नोर कर दीजिए। अभी हम अच्छा। यहाँ पर जीवन क्रिया के हिसाब से कहें तो बुद्धि में बोध की क्रिया रहती है, राइट? तो बोध का ही दूसरा नाम समझदारी है, ऐसा बाबा जी ने लिखा है। तो बाबा जी ने बोध और समझदारी को काफी बार पर्यायवाची शब्द के रूप में यूज किया है, और बोध को ही फिर जो है मैंने अपने शब्दों में बुद्धिमानी जो है वो, मनीषी को बुद्धिमान शब्द जो है वो एक एक्सप्लेन करने के लिए अपनी तरफ से यूज कर लिया। ठीक है दीदी, इतना में कुछ गलती तो नहीं हो गई ना? बहुत बहुत इसमें भैया जी ऐसा लग रहा है कि जो मनीषी शब्द आया है, ये जीवन विद्या से रिलेटेड जो मनीषी हैं, इसके जानकार हैं, उनकी वृत्ति को ही मनीषी, क्योंकि और जगह के और विधा के मनीषी तो वो यहाँ लागू ही नहीं होते। तो अपने जो जीवन विद्या में जो ज्ञान प्राप्त है, उनकी वृत्ति को ही सहज वृत्ति की संज्ञा दी गई है, ऐसा लग रहा है। मैं एक बार देख लेता हूँ इसमें कोई मनीषी की परिभाषा भी है कि नहीं है। आई थिंक समझदारी के अर्थ में लेके चलें तो भैया निकल रहा है मतलब उसका समझदार जो आपने ठीक बताया, बुद्धिमान, इंटेलिजेंट। अब वो इंटेलिजेंट हर विधा की अलग अलग ही तो होते हाँ हैं। हाँ, नहीं वो ठीक है, विदाउट की नहीं, यहाँ पर मतलब थोड़ा मतलब उसको एक ओवरऑल कंटेक्स्ट में देख रहे हैं। बाकी मेरे को ना ये थोड़ा सा अपने अंदर हिचक रहती है ऐसा कहते हुए कि सिर्फ जीवन विद्या वाला पारंगत व्यक्ति ही जो है सिर्फ वही बुद्धिमान होगा या उसी का ही मानवीयता पूर्ण आचरण होगा। मतलब मैं अपने में इसकी मेरी बड़ी सहज स्वीकृति है कि किसी व्यक्ति ने जीवन विद्या नहीं भी समझा लेकिन वो भी कहीं पर मानवीयता पूर्ण आचरण के साथ में रह रहा हो, ऐसा संभव है। मतलब तो है ना, मैं अपने में मेरे को ये कहते हुए भैया थोड़ी हिचक रहती है कि मतलब जीवन विज्ञान नहीं पढ़ रहा तो फिर उसको हम मनीषी नहीं कहेंगे, बुद्धिमान नहीं कहेंगे। तो थोड़ा सा हम मतलब मैं भी इस चीज को भी समझ ही रहा हूँ, लेकिन ये मेरे अंदर की हिचक है। वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि भ्रमित मानव नहीं होना चाहिए। विद्वान भी कुछ भ्रमित मानव में, जैसे वैज्ञानिक लोग बात करते हैं, अपराध करते ही हैं, तो उनको मनीषी नहीं कह सकते ना। हाँ तो जी, बिल्कुल, है ना। तो और विधा के विद्वान हैं जो कि मानवीयता पूर्ण आचरण पहली शर्त है, वो चाहे किसी उसका हो। बस बिल्कुल, है ना। तो यहाँ पर भी जो है वो मानवीयता पूर्ण आचरण के साथ ही व्यक्ति है तो वो मानव पद में है, अदरवाइज भ्रमित है, ऐसा कह रहे हैं। तो उसी के कॉन्टेक्स्ट में ये सारी बात हो रही है। हाँ, तो उसी को मनीषी कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ठीक है। ज्ञान अनुभूति के लिए सह अस्तित्व रूपी इष्ट के प्रति निर्भ्रम ज्ञान, मतलब किसी तरह का कोई डाउट ना रह जाए, कंप्लीट नॉलेज, अनन्यता, अनुराग तथा प्रेम के योग्य क्षमता, योग्यता, पात्रता का होना अनिवार्य है, जो साधक के न्यायपूर्ण व्यवहार, समाधानपूर्ण विचार से किसी अनुभव पूर्ण मानव के आज्ञा पालन से पूर्ण निष्ठा से सिद्ध है।
तो साधक जो है वो जो समझना चाह रहा है, जैसे हम आप सब जो है साधक के रूप में अपने को देख सकते हैं, है ना, तो वो किसी अनुभवपूर्ण मानव के समझने के लिए जो है वो उसके प्रति कमिटमेंट होने से फिर जो है उसको समझ सकते हैं। तो एक एक शब्द को फिर से जैसे इस चैप्टर में बाबा जी कर रहे हैं रखा, निर्भ्रम ज्ञान जो जैसा है उसको वैसा ही जानना व समझना समझाना, इसको निर्भ्रम ज्ञान कह रहे हैं। अनन्यता निर्भ्रम ज्ञान की निरंतरता, अनुराग अनन्यता की निरंतरता, निर्भ्रमता के लिए उत्कट प्रयास ही अनुराग है, प्रेम अनुराग सहित अनन्यता की निरंतरता। तो मोटा मोटा से ये सारी चीज जो है अच्छी चीजों की तरफ ही बात कर रहे हैं। ये शब्द सारे ऐसा लगता है कि एक जैसी बात कर रहे हैं, ज्यादा मेरे को लग रहा है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है इसमें। ये निर्भ्रम ज्ञान जो है, जिसको हम ज्ञान की बात कर रहे हैं, जागृति की बात कर रहे हैं, वो उसी की तरफ जो है हमारा जो क्षमता योग्यता पात्रता होना अनिवार्य है, मोटा मोटा सा ऐसा जो है वो निकल कर आ रहा है। और ये किसी अनुभवपूर्ण मानव के आज्ञा पालन में, मार्गदर्शन में ही हो पाता है। ठीक, इतनी बात यहाँ पे कुछ ऐसा मुझे जो समझ में आ रहा है, हाँ, क्या बताएं। ठीक सोच रही हूँ? निर्भ्रम ज्ञान जो है वो कोएग्जिस्टेंस को ले रहे हैं, कोएग्जिस्टेंस ही वही ज्ञान है, उसी को समझना जो है भ्रम से मुक्ति बेसिकली। बिल्कुल। और उसमें फिर जो है अनन्यता का भाव आ ही जाएगा, जब मुझे बिल्कुल। लगेगा मेरी ही तरह सब कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल और बिल्कुल। वही जब मैं हर टाइम देख पाऊंगी तो निरंतरता आ जाएगी, तो उसको अनुराग कहा। ऐसे ठीक है। ऐसे देखा बिल्कुल जाए बिल्कुल कोएग्जिस्टेंस के हिसाब से लेके ना, बिल्कुल दीदी, बिल्कुल बिल्कुल। उसको ही जब 24 घंटे में ये सोच पाऊंगी कि कोएग्जिस्ट कर रहे हैं, सब मेरी ही तरह है, सब में वही चीज है, तो वही दूसरे और अपने में भिन्न एक दूसरे को नहीं समझेंगे, और उसी की निरंतरता ही अनुराग की फीलिंग हुई। ऐसा बिल्कुल ठीक। ऐसा ही ना भैया? हाँ जी, हाँ जी दीदी, हाँ जी। ठीक है। प्रेम की निरंतरता से ही मानव तद्रूप भाव को प्राप्त होकर ब्रह्म मुक्ति का अधिकारी होता है ना। तो कल हमने तद्रूपता भी पढ़ा था, तदाकार, तद्रूप, तदात्मय और तदावलोकन, ये सारी बातें कल हुई थी। तो तद शब्द से जागृति इंगित है, ऐसा हमने इसी पुस्तक के मानव व्यवहार दर्शन के पेज नंबर 32 पे हमने देखा भी था जाके। तो तद्रूप में भी एक तरह से क्या हुआ, जागृति के रूप में आ जाना, जागृति के साथ ही जी पाना। तो प्रेम की निरंतरता से ही मानव बेसिकली तद्रूप भाव को प्राप्त होकर ब्रह्म मुक्ति का अधिकारी होता है। दूसरे शब्दों में सिंपल भाषा में कहें तो जागृत होता है। बस इतना सा ही जो है इसको कह रहे हैं। अनादि काल से व्यापक रूपी सत्ता हर इकाई को समान रूप में प्राप्त है ना। ये जो हमने परम सत्य की बात की थी अभी थोड़ी देर पहले, स्थिति सत्य, शिल्पा दीदी ने जब पूछा था, तो अनादिकाल से करोड़ों करोड़ साल पहले भी अगर हम कल्पना कर लें और करोड़ों करोड़ साल फ्यूचर में भी कल्पना कर लें, तो हर इकाई जो है उसको व्यापक रूपी सत्ता तो समान रूप से प्राप्त है। इसमें अनुभूति ही मानव के लिए सानिध्य अनुभूति। तो ये जो है व्यापक के सानिध्य में मैं बना ही हूं हमेशा। ठीक है, ये वाली जो अनुभूति जो है ना, इसको जो है वो सानिध्य अनुभूति का शब्द यहाँ पर दिया ना, और शब्दों से भी काफी बार अलग अलग से कहा ही है। यही मानव का लक्ष्य। तो जब हम समाधान की और अनुभव की बात करते हैं, तो मैं जितना अभी शोध किया हूँ, तो ये जो व्यवस्थाओं में जीना है, जो धरती पर जीना, ये कल भी थोड़ी सी बात हुई थी, तो इसमें जीने तक की जो बात है वो समाधान संपन्न होने से कुछ कुछ पूरी हो जाती है ना। मानवीयता क्या है ना, समाज में, प्रकृति में, परिवार में मेरा क्या रोल है, मेरी भागीदारी क्या है, इस सब। ठीक है, लेकिन ये जो है, ये क्या हुआ, ये समाधान संपन्न तक बात हुई। जिसको अनुभव संपन्न बात कर रहे हैं, वो अनुभव वाली पार्ट जो है वो पूरे एग्जिस्टेंस को जब मैं रियलाइज कर लेता हूं, वो वहां से रिलेट होता है। समाधान वाली बात जो है वो हमारे जीने से, हमारी शरीर यात्रा में मानव रूप में जीने में क्या क्या आवश्यक है, क्या विधि है, क्या व्यवस्था है, वो उतने तक है। अनुभव संपन्नता जो है वो पूरे एग्जिस्टेंस को रियलाइज कर, जैसा रियलिटी में ये एग्जिस्टेंस है
वैसा ही मेरी कल्पनाशीलता में भी एग्जिस्टेंस को मैंने समझ लिया। इसको कह रहे हैं एग्जिस्टेंस को रियलाइज कर, है ना, अनुभव संपन्न हो जाना। रियलाइज, अनुभव संपन्न को इंग्लिश में कह रहे हैं रियलाइजेशन। तो रियलाइज क्या करना है, एग्जिस्टेंस रियलिटी में जैसा है वैसा मेरे जीवन में भी स्वीकार हुआ, और वो जो है मुझे समझ में आया, मैं वैसा जीने के लिए प्रेरित हुआ और जी पाया। इसको रियलाइजेशन कहते हैं। तो संवाद, हाँ जी भैया। ये अनुभूति कैसी होती है व्यापक में हम हैं, इसकी अनुभूति का कुछ अलग विधान है या इसका क्या वो है नियम? भैया वो अनुभूति जो है ना, वो मेरे को ऐसा लग रहा है कि अनुभूति तो होती ही है बस, है ना। तो बाबा जी ने भी ये पूरे की पूरी ये बड़े बड़े डॉट्स लिखे हैं ना लेफ्ट साइड पे, जो बड़े बड़े, ये सारी अनुभूतियां ही हैं। तो मेरे को एग्जिस्टेंस ऐसा समझ में आया, ऐसा बाबा जी हमारे साथ में शेयर कर रहे हैं। ठीक है, अब हम इसमें से बार बार देखते हुए चले कि इसमें से कौन कौन सी अनुभूति जो है वो मुझे सहज रूप में स्वीकार हो गई है, और कहाँ कहाँ पर अभी मुझे समझ में नहीं आया है, मेरे अभी कुछ अटकाव है, या मेरी अभी क्लैरिटी नहीं बनी है। तो ये फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, फोर्थ रीडिंग करते करते धीरे धीरे करके हमारा इस तरह से क्लैरिटी बनती है। और सिर्फ व्यवहार दर्शन को ही बार बार नहीं पढ़ना है, बाकी भी मध्यस्थ दर्शन की पुस्तक जैसे जैसे पढ़ते हैं फिर दोबारा से इसको पढ़ते हैं तो क्लैरिटी और बनती है भैया। तो अनुभूति जो है वो इवेंचुअली अपने अंदर ही भैया महसूस होने वाली चीज है। ठीक है, अनुभूति के बारे में बात की जा सकती है, लेकिन इवेंचुअली आपको अनुभूति हुई या नहीं हुई ये हर व्यक्ति खुद ही बता सकता है ना। तो व्यापक में जीने की अनुभूति कैसी होगी, व्यापक आगे लिखा है उन्होंने, यही मानव का लक्ष्य है। तो हाँ जी, अनुभूति नहीं हुई तो लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ। अभी ये समझ में आता नहीं है कि हम व्यापक में हैं और व्यापक हमारे अंदर आर पार है, ऐसी ये शब्द रूप में तो समझ में आ गई है बात, लेकिन ये अर्थ और वस्तु के रूप में ऐसा अनुभव नहीं आ रहा। हाँ, तो भैया समय लग सकता है, इसमें भी कोई समस्या वाली बात नहीं है। मतलब काफी जो है वो ऐसा भी होता है कि कोई चीज जो है वो एक ही बार मतलब पढ़ के हमको या थोड़ा सा सोच करके 2 साल में ही समझ में आ जाएगी, ऐसा भी कोई नियम नहीं है। ठीक है, तो मतलब हम समझना चाहते हैं तो समझते हैं जैसे जैसे कम से कम ऐसा लगता है कि लक्ष्य के पास की तरफ जा रहे हैं, लक्ष्य के नजदीक जा रहे हैं, है ना। वो भी अपने आप में एक सुखद अनुभूति रहती है भैया। ये तो लगता है, ये तो बात ठीक कह रहे हैं आप, है ना। तो वो भी अपने आप में एक बढ़िया चीज है, क्योंकि इससे पहले जो था मध्यस्थ दर्शन से पहले तो काफी बार ऐसा लगता था कि एक डायरेक्शनलेस सी जिंदगी चल रही है, साल निकलते जा रहे हैं लेकिन हम जा किस तरफ रहे हैं वो काफी कंफ्यूजन था। तो अभी पिछले 6-7 साल से जैसा मैं पर्सनली समझ रहा हूँ, तो और आप सब लोगों से भी बात होती है, तो ये काफी सुखद लगता है कि हाँ धीरे धीरे स्पष्टता बन रही है। तो चलते रहेंगे तो भैया कभी जाके पूरी भी हो जाएगी, ऐसा एक अनुमान बनता है। अभी तो इतना ही कह सकते हैं। तो इसमें तो लिखा है अनुभव एक, अनुभूतियां अनेक। हाँ जी, बिल्कुल, परिभाषा संहिता में। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो यही हुआ ना भैया, अनुभव तो पूरे एग्जिस्टेंस का होगा। अब जब हम पूरे एग्जिस्टेंस की बात करेंगे तो कभी मानव की बात कर रहा हूँ, कभी पदार्थ अवस्था की बात कर रहे हैं, कभी जड़ की बात कर रहे हैं, कभी व्यापक की बात कर रहे हैं, कभी मूल्यों की बात कर रहे हैं। तो ये सब फिर अनुभूतियों के माध्यम से जो है वो उसका बयान होता है, उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, उसकी अभिव्यक्ति हो रही है। तो इसीलिए अनुभूतियां अनेक है, अनुभव तो पूरी एग्जिस्टेंस का ही है, अनुभव एक है। ऐसे में ठीक लगता है ऐसे सुन के ना भैया? ठीक है, ठीक है। तो मेरे को लग रहा है कि 4 बज भी गए हैं, और ये अभी हम पेज 161 पे है। तो ये नीचे की 4 अनुभूति रह गई हमारी, 5 अनुभूति, 4 अनुभूति। ठीक है, तो इसको जो है अब हम अगले सैटरडे को मिलेंगे, और ये 4-5 पेजेस हैं वो हम कवर कर लेंगे, मेरे को ऐसा पूरा लग रहा है। हो भी जाएगा। और भी आप लोगों के कुछ प्रश्न वगैरह हो तो मतलब उसको अपने साथ में रखें, अगले सैटरडे संडे में अच्छे से बात कर लेंगे, क्योंकि फिर 2 वीक्स तक हम मिल नहीं पाएंगे, उसमें एक ब्रेक सा लेंगे।
बताइए, अभी जितनी बात हुई, किसी के कुछ प्रश्न हो, कुछ शेयरिंग हो तो बताएं, नहीं तो मीटिंग को रैप अप करते हैं। 4 के बाद 11 और 18 में नहीं मिलेंगे? हाँ जी, 11 और 18 में नहीं मिलेंगे भैया, थोड़े से। और मतलब 11-18 के पहले 10 और 17 में मिलेंगे? नहीं भैया, वो शनिवार इतवार दोनों नहीं मिलेंगे। अच्छा, ठीक, ओके। है ना, अब 25 को मिलेंगे, अगले अभी 4-5 को मिलेंगे, फिर 25 को मिलेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है भैया जी, इसमें जो व्यवस्था आ रहा है, हाँ जी, व्यवस्था तो 2 ही प्रकार की है ना, एक मानवकृत और एक प्राकृतिक व्यवस्था। क्या? ठीक है। और विधि क्या नियम को बोलते हैं, किसको बोलते हैं? हाँ, तो विधि भैया जो है ना, मतलब यही धीरे धीरे करके अपने में क्लियरिटी लाने की जरूरत है बेसिकली, कि विधि किसको बोल रहे हैं भैया। तो विधि है जो करने योग्य काम है ना, जो अभी हमने पहले कभी प्रेजेंटेशन में देखा था ना, सदाशय जिसको कह रहे थे, है ना, जो सर्व शुभ की, जो सबकी आशाएं हैं, सबके आशय हैं कि भैया ये मिल जाए, तो वो सबके आशय को जो है हम समझ पाए, उनको एकत्रित कर पाए, उसको विधि कह रहे हैं। और बाबा जी ने इसको विधि के साथ में निषेध शब्द भी रखा है, उससे भी थोड़ा थोड़ा विधि आप अपने में क्लियर होता है। निषेध है फॉरबिडन, जो नहीं करना है, जो स्पष्ट रूप से गलत है। तो ये विधि नहीं क्या करना हुआ, निषेध। हाँ। है ना। तो जो विधि क्या हुआ, जो करना है। तो करना क्या है, मानवीयता, अति मानवीयता, है ना, यही जो है, इसी को एस्टेब्लिश करना है, जागृति की ही परंपरा बनानी है। तो ये जो है इसको समझ पाए तो मानव के जीने की ये विधि है, ऐसा शब्द यूज कर सकते हैं, है ना। मानवीयतापूर्ण जीना ही मानव के जीने की विधि है। पहले इस चीज को स्वीकार कर पाए, फिर इस विधि के स्वरूप को जमीनी रूप कैसे दिया जाएगा, जमीन पे कैसे उतारा जाएगा, उसको जो है कहेंगे व्यवस्था बनाने का रूप, कि ऐसा मानवीयतापूर्ण आचरण हो जाए। इसके लिए पढ़ाई में क्या होना चाहिए, है ना, इसके लिए बिजनेस में क्या होना चाहिए, इसके लिए उत्पादन किस तरह के होने चाहिए। तो ये फिर व्यवस्थाएं जो है वो इसकी इस तरह से जो है वो बनेंगी। और फिर साथ में संस्कृति और सभ्यता। तो ऐसे करके विधि, व्यवस्था, संस्कृति, सभ्यता, ये आपस में सारी इंटर रिलेटेड है। इन चीजों की तरफ हमारा धीरे धीरे ध्यान जाए, जो आजकल हो रहा है उसको हम देख पाए, और जो बाबा जी कह रहे हैं उसको रेफरेंस में रखें, तो हम इनके गैप्स को देख पाते हैं। ठीक। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, तो 4 बज गए हैं, फिर बढ़िया हो गया। अगले शनिवार को फिर से मिलते हैं। थैंक यू, ठीक है भैया जी, नमस्ते। नमस्कार भैया जी, सभी को नमस्ते। नमस्ते, थैंक यू। नमस्कार दीदी लोगों को। सभी को नमस्ते। आपने लिंक भेजा था तो